ओके देन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका इस नए सेशन में। एंड गाइस, आज अपन करने वाले हैं लेवरेजेस को रिवाइज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सिंपल है तो इसके लिए अच्छी तरह से स्कोर करना है। बट आपको मैं एक अंदर की बात बताऊं दैट दिस चैप्टर हैज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर इंटरनल एमसीक्यूज। आपको पता भी नहीं चलेगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट यहाँ पे एमसीक्यू में बना सकता है। बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आप लोग ये लेक्चर देख लेते हो। और ये देखो, नोट्स मैंने जो आप लोगों के लिए शानदार जानदार वाले बनाए हैं, मजा ही आ जाएगा। मतलब एग्जाम में खाली आप ये नोट्स करके जाओ, आहा याहूम, हो गया। इसके बाद आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने अच्छी तरह से मैनेज करके ये नोट्स बनाए हैं। तो सर एग्जैक्टली हम लोग को ये नोट्स कहां से मिलेंगे? सो द टेलीग्राम चैनल इज ओपन फॉर यू। तो यहाँ पे नीचे देखो कमेंट्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूं मैं आपको। सीधा वहां से आपको मिल जाएगा ये नोट्स। डाउनलोड करके स्टार्ट वॉचिंग द सेशन मस्त में। ऑल्सो स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज इंटरमीडिएट का तो पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉस्टिंग है ही, फाइनल का भी देख रहे हो ना, आपको यहां से ही पढ़ना है। सो व्हेन यू आर गोइंग टू गेट सो मच नॉलेज फॉर योर होल करियर, तो डेफिनेटली स्टे सब्सक्राइब। तो चलो अब ऑन दैट नोट कहानी को अब मैं आगे बढ़ाऊंगा गाइस। एंड वी विल बी स्टार्टिंग विद दिस इंपॉर्टेंट बट अ सिंपल चैप्टर जिसका नाम है लेवरेजेस। आपके मॉड्यूल का एक एक कंटेंट उठाया। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं लिटरली मॉड्यूल लेके बैठा हूं और आपके ये मॉड्यूल से मैंने पूरा का पूरा चैप्टर बनाया है। एकदम क्लियरली आपको बोल रहा हूं। इसके लिए मैंने बोला कि मॉड्यूल में से इंटरनली इंस्टीट्यूट पूछ सकता है क्वेश्चंस, एंड दैट इज व्हाट आई हैव ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी, इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूलाज, जो सारा आज अब अपन डिस्कस करने वाले हैं। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। यूजुअली पब्लिक बच्चा इस चैप्टर को हल्के में लेता है, बट यू शुड नेवर डू दैट मिस्टेक बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट चैप्टर। एंड लेट्स स्टार्ट। काफी सारे फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज के ऊपर अगर ग्रिप आ गया, मैं काफी सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स भी करवाऊंगा इस चैप्टर में, वो भी मैंने लिस्ट आप लोगों के लिए रेडी रखा है। सो अगर अपन ये क्वेश्चन आंसर्स का लिस्ट भी कर लेते हैं साथ में, देन इन दैट केस नथिंग कैन स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग द मैक्सिमम मार्क्स। तो आरटीपी हो, एमटीपी हो, पास्ट पेपर हो, मॉड्यूल के क्वेश्चन हो, मैंने सारा सब इसमें ले लिया है। बस आप लोगों को रहना है फोकस टिल द एंड एंड वी विल डू इट। चलो एंड में जरूर इंश्योर करना कि प्लीज आप लाइक करें। एंड में क्या अभी कर लीजिए अगर अच्छा लग रहा होगा ये इनिशिएटिव तो। एंड जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आप लोगों के कहीं पे इसको स्टोर कर लेना, सो दैट एग्जाम टाइम पे जब आप 2-3 बार इसको सुन लोगे ना, ये वीडियो को, लेवरेजेस आप समझ लेना आपका हो जाएगा सॉर्टेड। आओ स्टार्ट करते हैं। लेवरेज का मतलब क्या होता है? बेसिकली लेवरेज मतलब एक फिजिकल एक्टिविटी जिसकी वजह से कोई और काम आपका आसान हो जाता है। इंपैक्ट ऑफ वन एलिमेंट ऑन दी अदर। ठीक है। सो से फॉर एग्जांपल आप लोग ने सीसॉ देखा होगा, सीसॉ। तो यहां पे एक होता है लेवरेज जिसकी वजह से ये एक ऊपर एक नीचे, सो एक इंपैक्ट की वजह से दूसरे पे क्या इंपैक्ट आता है, इन जनरल लैंग्वेज उसको लेवरेज बोलते हैं। बट फिलहाल अपन लोग तो भाई फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, अपन तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स है। तो अपने लिए सर लेवरेज का मतलब क्या होता है? सो लेवरेज मतलब कि एक फाइनेंशियल इंपैक्ट का दूसरे चीज के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है। कहने का मतलब कि अगर से फॉर एग्जांपल मैंने लोन लिया मेरे बिजनेस में, तो अगर मैं लोन लेता हूं देन इन दैट केस मेरे को उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो वो इंटरेस्ट का इंपैक्ट मेरे सेल्स पे, कंट्रीब्यूशन पे, ईपीएस पे, सब जगह आने वाला है। और वो क्या इंपैक्ट आएगा यही अपने को लेवरेज बताएगा। तो ये देखो, इन फाइनेंशियल लैंग्वेज, यूजिंग बोरोड कैपिटल और फंड्स टू इंटेंसिफाई द रिटर्न्स फ्रॉम अ प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट। सोच सकते हो आप, खाली एक प्रॉपरली अगर आप लोग ने बोरो किया फंड्स और इंटरेस्ट को आप लोग ने प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करके पे कर दिया, देन आपका क्या हो जाएगा, रिटर्न्स फ्रॉम अ प्रोजेक्ट इंटेंसिफाई हो जाएगा। और आज ये मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा। एकदम इसको अगर एकदम टिपिकल लैंग्वेज, थ्योरी लैंग्वेज में अगर अपने को पढ़ना है, तो उसका मतलब क्या है? लैंग्वेज लेवरेज इज इक्वल टू इंक्रीज्ड मींस फॉर अकम्प्लिशिंग सम पर्पस। जनरली लेवरेज के यूज किधर होता है? फॉर लिफ्टिंग हेवी ऑब्जेक्ट्स विच में नॉट अदरवाइज बी पॉसिबल। तो उसकी वजह से देखो, अभी सीसॉ है तो उसमें कैसे डम डम 2-3 लोग आराम से बैठ सकते हैं और टेंशन नहीं है। बट अगर वो नहीं होता तो सीसॉ कर सकते क्या अपन? नहीं। वैसे ही बहुत सारे यूजेस है लेवरेज के, बट अपने को फाइनेंस के लैंग्वेज में समझना है। तो चलो आप, इन द एरिया ऑफ फाइनेंस द टर्म लेवरेज इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द फर्म्स एबिलिटी टू यूज द फिक्स्ड कॉस्ट। पूरा का पूरा गेम यहाँ पे है कि आप अपने फिक्स्ड कॉस्ट को
अपने डेट्स को कैसे यूज करते हो टू मैग्निफाई द रिटर्न्स. दैट्स व्हाट लेवरेज इज ऑल अबाउट. हेल्प्स इन बाइफरकेटिंग द फिक्स्ड कॉस्ट इनटू फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट. देखो बार बार आप लोग एक ही चीज पढ़ रहे हो, क्या? फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट. तो अब मैं आपको यहां पे लेके चलता हूं और आपको यहां पे दिखेंगे दैट देयर आर टू मेजर फिक्स्ड कॉस्ट विच आर हियर. अब यहां पे वर्ड यूज किया है फिक्स्ड. हाँ, फिक्स्ड कॉस्ट. सो फिक्स्ड कॉस्ट में क्या क्या आ जाता है, मैं उसको पर्पल में हाईलाइट कर रहा हूं. एक आपको दिखेगा यहां पे ये वाला फिक्स्ड कॉस्ट. क्या आपको ये फिक्स्ड कॉस्ट दिखा? तो एक ये फिक्स्ड कॉस्ट है. दूसरा आपको फिक्स्ड कॉस्ट दिखेगा ये इंटरेस्ट. और तीसरा आपको ये फिक्स्ड कॉस्ट दिखेगा प्रेफरेंस डिविडेंड. कैसे इन तीनों को यूज करके आप अपने रिटर्न्स को मैग्नीफाई कर सकते हो इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर इन शॉर्ट. तो ये जो पर्पल में हाईलाइटेड है ना, गेम पूरा इन तीनों का है. क्या 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 तीन चीजों का है? फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर पूरा का पूरा लेवरेजेस चैप्टर बेस्ड है. कैसे लेवरेजेस को सीसॉ की तरह यूज करके आप अपने जो रिटर्न्स है उसको मैग्नीफाई कर सकते हो. एंड दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज द लेवरेज बेनिफिट ऑफ यूजिंग फिक्स्ड कॉस्ट. सो मेरे पास यहां पे एक है फिक्स्ड कॉस्ट जो अपना बिजनेस का होता है, और बाकी के जो ये दो फिक्स्ड कॉस्ट दिखेंगे ना, एक इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड, ये जो दोनों फिक्स्ड कॉस्ट है, दीज फिक्स्ड कॉस्ट आर बेसिकली फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट. मतलब जब मैं लोन लेता हूं या मैं कोई प्रेफरेंस डिविडेंड इशू करता हूं तो उसके ऊपर अगर मेरे को पे करना हुआ तो मैं ये फिक्स्ड वाले जो इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड है वो दे करता हूं. अभी एनीवेज अपन लोग आ जाते हैं अपने इनकम स्टेटमेंट के ऊपर. एंड चलो स्टार्ट करते हैं इनकम स्टेटमेंट को सॉल्व करना. इनकम स्टेटमेंट तो अपनी जान है. ये तो मतलब इसके बिना तो कुछ भी पॉसिबल ही नहीं. आप लोगों ने मेरा अकाउंटिंग रेशियोज का रिवीजन वीडियो देखा होगा, उसमें भी हम लोग एलिमेंट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट यूज करते हैं. कोई भी क्वेश्चन आप कॉस्टिंग का और एफएम का ले लो, इनकम स्टेटमेंट तो यूज आने वाले हैं. फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तो हर एक चैप्टर में ये जरूरी है. तो चलो आओ समझ लेते हैं ये इनकम स्टेटमेंट जो अपन मार्जिनल कॉस्टिंग में भी यूज करते हैं. यहां पे यूज कैसे करना है, लेट्स अंडरस्टैंड. सो एक चीज ध्यान में रखना, वापस से मैं बोलता हूं, जो भी आपका फिक्स्ड कॉस्ट है गेम उसी का है. तीन फिक्स्ड कॉस्ट मेरे को यहां पे दिख रहे हैं. एक जो बिजनेस का फिक्स्ड कॉस्ट होता है जिससे यूज करता हूं मैं, जिसको बोलते हैं बिजनेस रिस्क. जी हां, क्योंकि अगर आपका ये फिक्स्ड कॉस्ट है देन इन दैट केस आपको ये पे करना है. भले ही आप बिजनेस कितना भी बढ़ाओ कम करो, आपको ये फिक्स्ड कॉस्ट तो पे करना ही करना है. इसके लिए इसको बोलते हैं बिजनेस रिस्क. इंटरेस्ट जो आपने फंड्स बोरो किया है आपको पे करना ही करना है, भले आप बिजनेस कर रहे हो नहीं कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो, आपने किसी से लोन लिया है आपको उसका इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा. प्रेफरेंस डिविडेंड आपको पे करना ही करना है. तो कैसे ये तीनों फिक्स्ड वाले कॉस्ट, एक है बिजनेस फिक्स्ड कॉस्ट, दो है फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट, कैसे ये तीनों इस पूरे चैप्टर को चलाने वाले हैं वो अपन देखेंगे. और उसमें भी मेजरली ये बिजनेस वाला फिक्स्ड कॉस्ट और ये इंटरेस्ट वाला फिक्स्ड कॉस्ट. जो बिजनेस वाला फिक्स्ड कॉस्ट है दैट बेसिकली यूज टू कैलकुलेट द बिजनेस रिस्क एंड जिसको अपन बोलते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज. तो कैसे ये यूज होता है वो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा इन द फॉर्म ऑफ एन एग्जाम्पल. आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. कैसे ये फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से पूरा गेम बदलता है ना, वो मैं आपको बताऊंगा. आपको उसका टेंशन नहीं लेना है, बस बता रहा हूं कि ये है गेम पूरा फिक्स्ड कॉस्ट का. कौन सा? ये हुआ बिजनेस वाला फिक्स्ड कॉस्ट. दूसरा ये कौन सा? इंटरेस्ट वाला. प्रेफरेंस डिविडेंड कौन सा हुआ? फाइनेंशियल वाला फिक्स्ड कॉस्ट. सो फिक्स्ड कॉस्ट तीन है, उसमें से एक है बिजनेस वाला, दो है फाइनेंशियल वाला. अब आ जाओ इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं. सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, तो अपने को मिल जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन. इसमें से अपन फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे तो अपने को मिल जाता है ईबीआईटी. अब आई को निकालो तो इंटरेस्ट माइनस कर दिया आप लोग ने तो ईबीटी मिल गया. टैक्स निकालो तो पैट मिल गया. माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड करेंगे तो एनपीएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड करने के बाद जो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आता है, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स है, वो मिल जाता है. डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करते हैं तो लेडीज एंड जेंटलमैन अपने को मिल जाता है अर्निंग पर शेयर. क्या अपने को समझ में आ गया? यस सर. ये एकदम पूरा का पूरा सिस्टमैटिकली इनकम स्टेटमेंट तो क्लियर है. और एक और चीज दिमाग में एकदम बैठ गई है कि लेवरेज का मतलब है गेम ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट.
एक बिजनेस वाला फिक्स्ड कॉस्ट जिसको अपन बोलेंगे आज से ऑपरेटिंग लेवरेज। जी हां, जो डिफाइन करता है मेरे बिजनेस रिस्क को। अब क्या है एग्जैक्टली ये, तो देखो कोई भी बिजनेस है उसको फिक्स्ड कॉस्ट वो जो इंकर करता है, जैसे ही उसने वो फिक्स्ड कॉस्ट इंकर किया दैट बिकम्स इट्स बिजनेस रिस्क। एक कंपनी का नाम होगा, सुना होगा आप लोग ने, बायजूस। बायजूस एक बहुत बड़ी कंपनी थी, बट फिक्स्ड कॉस्ट इतने बढ़ गए उसके कि कंपनी बंद हो गई। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस रिस्क को, फिक्स्ड कॉस्ट को मैनेज नहीं कर पाई। अब कभी कभी अपना बिजनेस अच्छा चल रहा है तो ये फिक्स्ड कॉस्ट आप पे ऑफ कर पाओगे, बट कभी कभी बिजनेस नहीं अच्छा चल रहा है तो वो फिक्स्ड कॉस्ट तो आप लोग को भारी पड़ जाएगा। बस यही बता रहा है आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज, कि अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है और आप वो फिक्स्ड कॉस्ट को मैनेज कर पा रहे हो, इनफ कंट्रीब्यूशन ला पा रहे हो, ये देखो फिक्स्ड कॉस्ट कहां से रिकवर होगा? कंट्रीब्यूशन से। इनफ कंट्रीब्यूशन ला पा रहे हो जिसकी वजह से पॉजिटिव अर्निंग बिफोर एन इंटरेस्ट आ पा रहा है, पॉजिटिव अर्निंग एंड बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ पा रहा है, देन वी हैव अ वेरी मच पॉजिटिव ऑपरेटिंग लेवरेज। मतलब मेरा बिजनेस रिस्क सिक्योर्ड है। अगर आपका ये देखो, समझो ना, ये 10 है और यहां पे ये 2 है, ठीक है। सो आपका ये 10 है, ये 2 है। अब अगर समझो कंट्रीब्यूशन बढ़ गया, समझो 12 हो गया, तो ऑटोमेटिकली आपका ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट उतना बढ़ते जाएगा। सो इन शॉर्ट आप अपना बिजनेस रिस्क को अच्छी तरह से मैनेज कर पाओगे इफ यू आर एबल टू अर्न गुड कंट्रीब्यूशन, विच इन टर्न विल हेल्प यू टू अर्न गुड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो उसके लिए सबसे पहला मेरा फॉर्मूला आता है ऑपरेटिंग लेवरेज का, एंड वो फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, क्या आता है, बस अब मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना। सो ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ ऑपरेटिंग इनकम विच इज ईबीआईटी टू चेंज डिसप्रोपोर्शनेटली विद चेंज इन सेल्स वॉल्यूम। सॉरी, इतना हाई फाई इंग्लिश नहीं समझ में आया, मैं बताता हूं। सेल्स बढ़ता है, अगर समझो सेल्स 50% बढ़ा, तो कोई भी क्या बोलेगा कि अरे सेल्स 50% बढ़ा है तो तेरा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी 50% बढ़ना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा जहां पे सेल्स बढ़ेगा 50% बट आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बढ़ेगा 83.33%। सर ऐसा क्यों? जादू ऑफ, मैजिक ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। एज सेल्स चेंजेस, उसका रीजन दिखवा रहा हूं मैं यहां पे, एज सेल चेंजेस फिक्स्ड कॉस्ट डज नॉट चेंज एंड हेंस फिक्स्ड कॉस्ट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मोर नंबर ऑफ यूनिट्स, देयरबाय इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब समझाता हूं भाई, मेरा फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड ही रहेगा। समझो मेरा 1 लाख रुपए का फिक्स्ड कॉस्ट है और मैं 10,000 यूनिट्स बना रहा हूं, तो मेरा जो 1 लाख रुपए का फिक्स्ड कॉस्ट है वो मैं 10,000 यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, मतलब 10 रुपीज एक यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट खा रहा है मेरा। अब वही अगर मैं 20,000 यूनिट्स बनाता हूं तो फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड ही रहेगा। अब 1 लाख का मेरा फिक्स्ड कॉस्ट 20,000 यूनिट्स मेरे बांट रहे हैं, मतलब एक यूनिट के लिए फिक्स्ड कॉस्ट 5 रुपए का ही लग रहा है, पहले एक यूनिट के लिए फिक्स कॉस्ट 10 रुपए का लग रहा था। सो इन शॉर्ट फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होते जा रहे हैं एंड इसकी वजह से कंपनी प्रॉफिट कमाएगी डिसप्रोपोर्शनेटली एज कंपेयर टू सेल्स। तो सेल्स बढ़ेगा जितने भी परसेंट से, उससे कई ज्यादा परसेंट से बढ़ेगा आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। रीजन, क्योंकि आप फिक्स्ड कॉस्ट को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर पा रहे हैं विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल्स। आओ यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। जब मेरा फर्स्ट ईयर नंबर ऑफ यूनिट्स था 10,000, सेल्स 5 लाख, मैंने अगर सेलिंग प्राइस दिया 50 पर यूनिट का, सेलिंग प्राइस दिया 50 पर यूनिट का, ये नोट्स डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से, कमेंट बॉक्स में दिया है। तो मेरा सेल्स आया 50 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 25 पर यूनिट, तो टोटल कंट्रीब्यूशन 25 पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 10,000 यूनिट, तो 2,50,000 लेस फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख, तो ईबीआईटी आ गया 1,50,000। ठीक है, सो ये अपने को सिस्टम क्लियर है। अब नेक्स्ट ईयर पे आ जाओ, मेरा अब सेल्स समझो बढ़ जाता है 50% से। अब आइडियली अगर सेल्स 50% से बढ़ा है, मतलब 10,000 यूनिट्स अब 15,000 यूनिट्स हो गए, तो सीधी सी बात है उतना ही प्रोपोर्शन में मेरा टोटल सेल्स बढ़ा। वही प्रोपोर्शन में तुम लोग देखो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा, भाई 15,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 25, देखो इधर वेरिएबल कॉस्ट कितना आ जाता है मेरा अभी, 15,000 यूनिट्स एट द रेट 25 पर यूनिट, तो टोटल कितना आया 3,75,000। तो यह है मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन। इसमें मैं फिक्स कॉस्ट माइनस करूंगा। फिक्स कॉस्ट जो मेरा पहले 1 लाख था अभी भी 1 लाख ही है, एंड आई विल से दैट 2,75,000
का मेरा टोटल एबिट आ गया है। तो अब इधर कंपैरिजन करो, मेरा सेल्स कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है 50% से, बट मेरा अर्निंग एंड बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बढ़ रहा है 1,50,000 से 2,75,000 हो गया, 83.33% से बढ़ रहा है। सर आपको कैसे पता चला? आओ देखते हैं, आप बनाओ ये पूरा इनकम स्टेटमेंट बनाओ, समझ जाएगा। तो अपने को यहाँ पे दिख रहा है कि सेल्स बढ़ रहा है 50% से, कंट्रीब्यूशन भी बढ़ रहा है 50% से, बट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पहले था 1,50,000, अब हो गया है 2,75,000, मतलब कहना इसे 1,25,000 से अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बढ़ गया ऑन अ बेस ऑफ, भाई लास्ट ईयर मेरा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था 1,50,000, अब 50% सेल्स बढ़ा है, तो इस 1,50,000 के ऊपर ही इंक्रीज हुआ रहेगा ईबीआईटी, बराबर है। सो बेस मेरा 1,50,000 का ही है, सो 1,25,000 का इंक्रीज हुआ है इन ईबीआईटी ऑन अ बेस ईबीआईटी ऑफ 1,50,000, गिविंग मी अ इंक्रीज ऑफ 83.33%। क्या आपको ये बात समझ में आई? बस एग्जैक्टली यहां पे यही वो लोग बोल रहे हैं दैट इसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज, दैट इंक्रीज इन सेल्स increases the earning before interest and taxes disproportionately। कितना disproportionately? तो भाई 50% के सामने, ये रहा 50% के सामने ईबीआईटी 83.33% से बढ़ गया। तो यानी अगर मेरे को परसेंटेज टर्म्स में जानना है तो कितना बढ़ा, तो मैं बोलूंगा कि भाई देखो मेरा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मेरा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितने से बढ़ा, तो सर यहां पे अपन बोलेंगे चेंज इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हुआ है सर 83.33% से। एंड सामने गाइस मेरा सेल्स कितना हो रहा है, तो मतलब मेरा सेल्स चेंज इन सेल्स कितना है, तो सर मेरा सेल्स बढ़ रहा है 50% से। सो इन शॉर्ट मैं बोलूंगा कि मेरी कंपनी का डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, जिसको डोला भी बोलते हैं, इज 83.33, हेलो 83.33, 83.33 डिवाइड बाय 50 इज इक्वल टू 1.67 टाइम्स। अब अपने को पता चल गया कि भाई सेल्स जैसे जैसे 50% से बढ़ते जाएगा, मेरा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 83.33% से चेंज होगा। मतलब जो भी मेरा सेल्स है उसका 1.67 टाइम्स ईबीआईटी हो जाएगा। मतलब बेसिकली सेल्स इंटू 1.67 विल बी माई अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सर ऐसा श्योर हो आप? आओ और एक एग्जांपल देखते हैं। अब समझो मैं सेल्स को 10,000 से 14,000 करता हूं, मतलब कहना इससे 40% इंक्रीज हुआ मेरा सेल्स। अब लॉजिकली अगर मेरा सेल्स 40% से इंक्रीज हुआ है तो मेरा ईबीआईटी कितना टाइम्स इंक्रीज होना चाहिए सर? इंटू 1.67 टाइम्स, सर इंटू 1.67 टाइम्स। तो आप मेरे को बताओ 40 इंटू 1.67 कितना होता है सर? 66.8% अप्रोक्सीमेटली। अब आप देखो यहाँ पे, अब आप देखो यहाँ पे 1,50,000 का एबिट था, इस पे मैं बढ़ाता हूं 66.8%, तो ये हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 2,50,200। अब देखो जब मेरा सेल्स 40% से इंक्रीज हो रहा है, मेरा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2,50,000 तक पहुंचा, विच इज नथिंग बट 40% इंक्रीज in sales gives rise to multiply by, ये देखो इधर 1.67 times increase in EBIT, which is working out to 66.8%। ये होता है लॉजिकल एंड कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। इंक्रीज इन सेल्स और कंट्रीब्यूशन resulting into disproportionate increase in EBIT is called degree of operating leverage। and यहां पे जैसे जैसे सेल्स इंक्रीज हो रहा है आप बेटर वे में अपने फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर कर पा रहे हो, इसके लिए EBIT आपका इतना बढ़ रहा है। एंड हेंस
डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला चेंज इन ईबीआईटी अपॉन चेंज इन सेल्स तो है ही, इसी के साथ साथ और एक भी है, एंड दैट फॉर्मूला इज बेसिकली क्या है, ये देखो अपन लोग क्या रिकवर किसकी बात कर रहे हैं बार बार, बिजनेस के फिक्स्ड कॉस्ट को। तो बिजनेस के फिक्स्ड कॉस्ट को कौन रिकवर कर रहा है, कंट्रीब्यूशन। उसकी वजह से क्या फायदा हो रहा है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बढ़ रहा है। अब अगर आप लोग क्वेश्चन को नोट करोगे तो ये देखो कंट्रीब्यूशन कितना है 2,50,000, ईबीआईटी कितना है 1,50,000। सो यहां पे मैं करता हूं 2,50,000 डिवाइड बाय 1,50,000, आंसर विल कम टू 1.67 टाइम्स। यही है मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज। तो ऑपरेटिंग लेवरेज के सर दो दो फॉर्मूला आ गए, एग्जैक्टली क्या आप लोगों को प्रॉपरली समझ में आ गया। ये देखो यहां पे प्रूव भी कर दिया, जब 40% से बढ़ेगा ना सेल्स तो मेरा ईबीआईटी 40 इंटू 1.67 66.7% से बढ़ना चाहिए, और यहां पे उतने से ही बढ़ा है। 150 प्लस 66.67 करोगे आप लोग तो आपको मिलेगा 2,50,000 एंड हेंस प्रूव्ड कि अपना डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, या कंट्रीब्यूशन भी लिख सकते हो। is equal to operating leverage is equal to operating leverage is for business risk. बिजनेस रिस्क इज डिपेंडेंट ऑन द फिक्स्ड कॉस्ट, बिजनेस का फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर क्या है कंट्रीब्यूशन, नीचे क्या है ईबीआईटी। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। अब आप लोग कोई भी ईयर का सेल्स ले लो, समझो मैं अभी आपको बोलता हूं, समझो अभी मैं आपको बोलता हूं सेल्स इंक्रीजेस, आप लोग के लिए एक होमवर्क के जैसा ले लो, सेल्स इंक्रीजेस बाय 20%। मैंने आपको क्या बोला, सेल्स इंक्रीजेस बाय 20%। आप मेरे को बोलो आपका एबिट कितने परसेंट से इंक्रीज होगा। तो सीधी सी बात है 20 इंटू 1.67, सो 20 इंटू 1.67 देखो कितना आता है, 20 इंटू 1.67 ये आता है 33.4%। आप लोग ट्राई कर लेना घर पे कि जब आपका सेल्स 20% से बढ़ता है तो ईबीआईटी 33.34% से बढ़ेगा, ऑन अकाउंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। तो लॉजिकली भी क्लियर हो गया है, फॉर्मूला वाइज भी क्लियर हो गया, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, फॉर्मूला वाइज भी क्लियर हो गया है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। एंड यस, दिस इज माय कंक्लूजन फॉर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या आप लोग सब लोगों को प्रॉपरली एकदम समझ में आ गया गाइस? चलो भाई अब एक क्विक रिकैप ले लेते हैं जो भी अपन लोग ने पढ़ा उसका। इसका मतलब क्या बोल रहा हूं मैं कि भाई जो भी अपना अभी ऑपरेटिंग लेवरेज से रिलेटेड हुआ है उसका एक बार क्विक रिकैप ले लें। सो अपने को समझ में आ गया है ऑपरेटिंग लेवरेज रिलेट्स टू द बिजनेस रिस्क। कैसे बिजनेस रिस्क? बिकॉज यहाँ पे अपन लोग देखो लेवरेज में फोकस ही पूरा का पूरा अपने फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर है, यहाँ पे फोकस है बिजनेस के फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर। तो इसके लिए बिजनेस फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी अपने को मिल गया अपना पहला फॉर्मूला ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, राइट? सो व्हाट इज ऑपरेटिंग लेवरेज? measure of business risk, ability of a company to earn revenue to cover its fixed cost, and how revenue growth translates into higher growth in operating income. भाई सेल्स बढ़ाया हमने 50% से, जादू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बढ़ गया 83.33% से। सो ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन इन सेल्स। याद रखना किसी भी का परसेंटेज चेंज कैसे आप कैलकुलेट करते हो, इट इज न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। तो ये अपने को चीज पता ही है, जैसा अपन लोग ने अभी ईबीआईटी के लिए देखा 2,75,000 वाज द न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू 1,50,000 और एक बेस ले हो गया 1,50,000 का। सो चेंज इन सेल्स, चेंज इन ईबीआई, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, और यू कैन ऑल्सो राइट ऑपरेटिंग लेवरेज एज कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कॉन्ट्रीब्यूशन को आप लिख सकते हो एज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो ये आपको और एक एक्स्ट्रा काइंड ऑफ फॉर्मूला मिल जाएगा। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कैन ऑल्सो बी रिटन एज, हेलो, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कैन ऑल्सो बी रिटन एज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन चेंज इन सेल्स अपॉन सेल्स। ये खाली फॉर्मूला को इधर इधर अलग अलग वे से लिखने की बातें हैं। सो आई होप ऑपरेटिंग लेवरेज एकदम दिमाग में सेट हो गया होगा, ठीक है? इट इज बेसिकली रिकवरी ऑफ योर मेनली योर फिक्स्ड कॉस्ट, बिजनेस वाला फिक्स्ड कॉस्ट है यहाँ पे, इसके लिए इसको बोलते हैं बिजनेस रिस्क।
तो कितना सेल्स रिक्वायर्ड है कि भाई मेरे सारे ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब बिजनेस के कॉस्ट विच इज वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, और उसका अगर कभी आपको ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करना है, देखो दो होता है, एक होता है ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, एक होता है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। तो ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है बिजनेस से कनेक्टेड वाला ब्रेक इवन पॉइंट। तो बिजनेस से कनेक्टेड यानी हो जाएगा फॉर्मूला फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। वैसे इसका और डिटेल अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप मेरा मार्जिनल कॉस्टिंग का रिवीजन वीडियो देख लेना, बट फॉर नाउ लेवरेजेस के लिए इतना एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज मोर देन सफिशिएंट। ऑलराइट, सो ऑपरेटिंग लेवरेज के सारे फॉर्मूलाज डिराइव्ड एंड क्लियर इन आवर हेड, डन। अब अगर वो अपना क्लियर है देन इन दैट केस फाइनेंशियल लेवरेज और फटाफट हो जाएगा, बिकॉज नाउ हियर द फोकस ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इज रिकवरिंग द इंटरेस्ट। जो अपन लोग डेट या लोन लेते हैं ना, वो रिकवर करना, तो वो रिकवर करना किसका काम है? ईबीआईटी का। वो रिकवर करने के बाद जो बचता है ईबीटी, उसको बोलते हैं अपन लोग फाइनेंशियल लेवरेज। ध्यान से समझो, ऑपरेटिंग लेवरेज क्या रिस्क है? बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क मतलब बिजनेस का फाइनेंशियल कॉस्ट। तो बिजनेस का फाइनेंशियल कॉस्ट रिकवर करना है, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। यहां पे अभी आपको इंटरेस्ट रिकवर करना है, मतलब इंटरेस्ट फाइनेंशियल कॉस्ट, फाइनेंशियल रिस्क है यहाँ पे, तो फाइनेंस कॉस्ट आपको रिकवर करना है विच इज इंटरेस्ट। तो वो आपको रिकवर करने के लिए क्या फॉर्मूला चाहिए? इंटरेस्ट के ऊपर क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इतना लाओ कि मेरा ईबीटी पॉजिटिव हो जाए। सो टेंडेंसी ऑफ अर्निंग पर शेयर टू चेंज डिस्प्रोपोर्शनेटली विद चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया फाइनेंशियल लेवरेज का। जैसे ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, बीच में है आपका फिक्स्ड कॉस्ट। फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, बीच में है इंटरेस्ट। आओ देखो इधर मैं आप लोगों को एक बार आपका ये इनकम स्टेटमेंट दिखाता हूं तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगा। राइट, सो ये रहा। तो ये देखो ईबीआईटी अपॉन ईबीटी विल गिव यू फाइनेंशियल लेवरेज। अब क्या चेंज ऑफ क्या से क्या चेंज हो रहा है? जैसे यहाँ पे कैसे परसेंटेज चेंज ऑफ सेल्स से डिस्प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन ईबीआईटी हो रहा है, वैसे ही यहाँ पे फाइनेंशियल लेवरेज में भी। तो वो क्या है वो भी अपन लोग देखेंगे। सो फॉर्मूला यहाँ पे क्या था? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। वैसे ही यहां पे भी अपने पास फॉर्मूला आएगा, एंड हियर द फॉर्मूला विल बी रिलेटेड टू परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। यानी ईबीआईटी के चेंज की वजह से ईपीएस में क्या इंपैक्ट आ रहा है? डिस्प्रोपोर्शनेट चेंज हो रहा है। टेंडेंसी ऑफ ईपीएस टू चेंज डिस्प्रोपोर्शनेटली विद चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम। मेजर्स इफेक्ट ऑफ अर्निंग, इफेक्ट ऑन अर्निंग ड्यू टू राइज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट फंड, जैसे इंटरेस्ट। याद रखना, अगर इंटरेस्ट है ही नहीं तो फाइनेंशियल लेवरेज जीरो हो जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल लेवरेज ही तभी आता है, फाइनेंस का रिस्क ही तभी आता है जब अपने स्ट्रक्चर में इंटरेस्ट हो। आओ प्रूव करते हैं। ईबीआईटी बढ़ा 50% से, देखो चेंज इन ईबीआईटी 1 लाख का 1,50,000 हो गया, इंटरेस्ट उतना ही है, ठीक है। अब आपका ईबीआईटी 1 लाख हो या 1,50,000 हो, इंटरेस्ट तो आप जितना समझो, आप लोग ने 2 लाख का लोन लिया, 10% का इंटरेस्ट है, तो 20,000 का इंटरेस्ट अभी भी देने वाले हो, अभी भी देने वाले हो। ईबीटी आ गया 80,000, 1,30,000। फिर आते 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 ईपीएस देखो 62.5% से इंक्रीज हो गया, 4 से 6.5 पे हो गया ना, तो 62.5%, मतलब 50% चेंज इन ईबीआईटी हैज रिजल्टेड इनटू 62.5% चेंज इन ईपीएस। तो अपन इसको बोलेंगे चेंज इन, हेलो, इसको बोलेंगे अपन चेंज इन ईबीआईटी, सॉरी चेंज इन ईपीएस अपॉन चेंज इन ईबीआईटी। चेंज इन ईबीआईटी कैसे कैलकुलेट किया? देखो 1,50,000 माइनस 1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, 50% से चेंज हुआ है। चेंज इन ईपीएस कैसे किया? 6.5 माइनस 4 डिवाइड बाय 4, 2.5 डिवाइड बाय 4, 62.5%। एंड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज के मेरे पास 3 फॉर्मूलाज आ गए, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, and that is how my financial leverage is defined as। अब ईबीआईटी को अपन ईबीटी को अपन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं, उसका खाली एक तोड़ मरोड़ के और एक फॉर्मूला बना है, काइंड ऑफ अ थिंग वैसा है। तो आई होप फाइनेंशियल लेवरेज भी अपने को दिमाग में एकदम सेट हो गया, बिकॉज अपन लोग ने ऑपरेटिंग लेवरेज इतना अच्छी तरह से समझा और ग्रास्प कर लिया ना, फाइनेंशियल लेवरेज काइंड ऑफ इजी हो गया। अब अगर मुझे कोई कनेक्ट करने को बोले कि भाई जरा बताना तो ऑपरेटिंग लेवरेज क्या है, तो बार बार मेरे दिमाग में इतना अच्छी तरह से सेट हो गया, अरे ऑपरेटिंग लेवरेज बिजनेस रिस्क है, बिजनेस रिस्क डिपेंडेंट ऑन बिजनेस का फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा, बिजनेस का फिक्स्ड कॉस्ट मतलब कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। अच्छा, चेंज इन ईबीआईटी अपॉन चेंज इन सेल्स,
डिसप्रोपोर्शनेट चेंज इन ईबीआईटी ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन सेल्स। अच्छा, फाइनेंशियल एवरेज क्या है? फाइनेंशियल एवरेज, अरे ये फिक्स फाइनेंशियल एवरेज मतलब फाइनेंस रिस्क। फाइनेंस रिस्क मतलब क्या? जो मेरा इंटरेस्ट मैं पे कर रहा हूं ना डिवेंचर्स और लोन्स के ऊपर, उसकी वजह से ये फाइनेंस रिस्क आता है। तो फॉर्मूला क्या बना? इंटरेस्ट बीच में, तो ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, बराबर परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, डिसप्रोपोर्शनेट चेंज इन ईपीएस ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन ईबीआईटी। क्या आपको समझ में आ रहा है पब्लिक? डन। इधर तक हर एक फॉर्मूला एकदम दिमाग में सेट हो गया है, सही है। अब आते हैं अपन लोग फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर। सो आइडियली फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है कि भाई ऐसा देखो, ये आइडियली है ना, आएगा कौन से चैप्टर में पता है आपको? ये अपना आने वाला है कैपिटल स्ट्रक्चर में, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट और ये सब। बट फिर भी यहाँ पे भी मैं आप लोगों को करवा देता हूं, तो आप लोगों को एक आइडिया रहेगा चीजों का। तो ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट होता है ऐसा सेल्स जहां पे मेरा ईबीआईटी जीरो हो जाए। सेल्स लेवल, यहां पे अगर आपको कभी लिखना हो ना ऑपरेटिंग बीपी क्या होता है? सेल्स रिक्वायर्ड टू कवर ऑल ऑपरेटिंग कॉस्ट। इतना सेल्स कि मेरा ईबीआईटी जीरो हो जाए। वैसे ही फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? इतना ईबीआईटी, इतना ईबीआईटी कि मेरा अर्निंग आफ्टर टैक्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर जीरो हो जाए, मतलब बेसिकली ईपीएस मेरा जीरो हो जाए। तो मेरे को अगर ईपीएस जीरो चाहिए, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर जीरो चाहिए, तो मेरे को दो कॉस्ट रिकवर करने हैं, एक प्रेफरेंस डिविडेंड का, एक टैक्स का और एक इंटरेस्ट का। ये तीन कॉस्ट मेरे को रिकवर करना है। तो भाई मेरे को फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कब आएगा? व्हेन ईपीएस इज जीरो, मतलब व्हेन ईबीआईटी मेरा, ईबीआईटी से लेकर मैं इधर तक पहुंचू तब तक वो जीरो हो जाए। तो मेरा ये जीरो कब होगा? जब मेरा ईबीआईटी समझो 100 है, मेरा इंटरेस्ट है 30, मेरा टैक्स है 40, मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड है 30। तो 30 प्लस 40, 70 प्लस 30 कितना हुआ? 100। तो ईबीआईटी ने ये तीनों कॉस्ट को रिकवर कर दिया, तो 100 माइनस 100, तो मेरा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर जीरो हो जाएगा। समझे क्या आप लोग एवरीबॉडी? सो यहां पे अपने को ईबीआईटी कितना चाहिए कि मेरा इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड रिकवर हो जाए। बट बिकॉज बीच में टैक्स भी है, सो वी विल से प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स। बिकॉज देखो कैसा है बताया, प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट अ टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस। थोड़ा हाईफाई हो गया आप लोगों के लिए कि भाई देखो, इंटरेस्ट आप पीएनएल अकाउंट में डेबिट करोगे ना, तो आप उसका अब डेबिट अलाउड है इनकम टैक्स में, कि भाई आप उतना डेबिट ले सकते हो, उतना जो माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा आप उसी के ऊपर टैक्स भरोगे। बट प्रेफरेंस डिविडेंड के साथ ऐसा नहीं होता है, आपको उसके ऊपर टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। इसके लिए कभी भी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करते हैं। तो अपन लोग यहाँ पे क्या करते हैं? काइंड ऑफ रिवर्स जाते हैं, काइंड ऑफ अपन लोग क्या करते हैं यहाँ पे? रिवर्स जाते हैं, सो दैट टैक्स का जो इंपैक्ट है वो भी रिकवर हो जाए। तो प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स इज इक्वल टू इंटरेस्ट। तो अभी देखो इधर मैंने आप लोगों के लिए एक चीज लिखी है टैक्स से रिलेटेड, तो वो मैं अभी आप लोगों को बताना चाहूंगा, सो दैट विल ऑल्सो बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। ये रहा, हाँ ये देखो, वो मैं इधर ही इंक्लूड कर लेता हूँ, सो आई थिंक मोर इम्पैक्ट आएगा आप लोगों को समझने में। एक सेकेंड, हाँ गाइस, यहाँ पे अपन उसको इंक्लूड कर लेते हैं, तो अपना अंडरस्टैंडिंग काइंड ऑफ इजी हो जाएगा। सो व्हाट एग्जैक्टली इट इज, हियर इट इज, कि भाई देखो, अगर अगर किसी चीज को बिफोर टैक्स से आफ्टर टैक्स में लेके जाना है, तो ईबीआईटी 1 माइनस टैक्स, और उसी को अगर आफ्टर टैक्स टू बिफोर टैक्स में लाना है, तो ईबीआईटी अपॉन 1 माइनस टैक्स आप कर दोगे, तो आपको यहां पे बिफोर टैक्स का नंबर मिल जाएगा। तो ये देखो, इसको मैंने एक मस्त एग्जांपल बनाया आपके लिए, उसके साथ एक सेकंड, थोड़ा इधर है, हाँ। इसके लिए मैंने एक मस्त एग्जांपल बनाया, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो ये देखो, अर्निंग बिफोर टैक्स इनटू में जब 1 माइनस टैक्स करता हूं, तो मुझे मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। एंड जब मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन 1 माइनस टैक्स करूंगा, तो मेरे को मिल जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। देखना है आपको ये जादू, तो ये मेरा बन जाता है अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स। जस्ट अ मोमेंट, सो हियर इट गोस। यस सर, तो उसके लिए सर एक एग्जांपल दो ना, तो हमको समझ में आएगा।
श्योर। मेरे पास ये देखो इधर एग्जांपल रेडी रखा है मैंने तुम लोगों के लिए, सो वी कैन पुट इट हियर जस्ट टू अंडरस्टैंड। एंड ये देखो ये जो एग्जांपल है ना, वो कहीं पे भी किधर भी कैसे भी यूज आ सकता है। सो इट इज नॉट जस्ट दैट कि अपन लोग रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं उसको यही चीज के ऊपर। इन जनरल जहां पे भी आपको ये इंपैक्ट समझना है ना, बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स का, यू कैन इजीली यूज दिस। जस्ट अ मोमेंट, थोड़ा इसको अपन एडजस्ट कर लेते हैं सो दैट एवरीथिंग कैन बी प्लेस्ड प्रॉपरली, है ना। चलो डन। सो ये एग्जाम्पल जैसा मैंने बोला एक काइंड ऑफ अ यूनिवर्सल एग्जाम्पल के जैसे आप यूज कर सकते हो। कभी भी आपको बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स में कंफ्यूजन हो, you can always use this example. It will be a rescue mechanism for each one of you. तो क्या है ये एग्जैक्टली? Here it goes. So देखो अर्निंग बिफोर टैक्स 100 है अपना, ठीक है। इसमें मैंने टैक्स माइनस किया 30%, तो मेरे को अर्निंग्स आफ्टर टैक्स मिल गया। तो ईबीटी से पैट पे जाना है। पैट मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स, वही पैट ईएटी एक ही बात है। सो इट विल बी ईबीटी 1 माइनस टी। सो ईबीटी अगर मेरा 100 है इंटू 1 माइनस टी में करता हूं तो मेरे को मिल जाता है पैट विच इज 70। एंड पैट से मेरे को ईबीटी पे भी जाना है, तो ऑल आई हैव टू डू इज डिवाइड दैट 1 माइनस टैक्स। एंड मेरे को यहां पे देखो क्या मिल जाता है, मेरे को मिल जाता है मेरा ईबीटी। गॉट इट? सो दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। अब यही सेम टू सेम लॉजिक यहां पे यूज हो रहा है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट में। अपन लोग जब यहां पे पीडी अपॉन 1 माइनस टैक्स करते हैं ना, तो मेरे को दैट गिव्स के भाई प्रेफरेंस डिविडेंड के पहले एक टैक्स का कंपोनेंट है, उसका अमाउंट कितना था, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का अमाउंट मेरे को अगर कैलकुलेट करना है तो मैं प्रेफरेंस डिविडेंड 1 माइनस टैक्स यूज कर सकता हूं। सर इसका भी कोई एग्जांपल है क्या? अरे डेफिनेटली यार, एग्जांपल की कोई कमी नहीं अपने पास। ये रहा उसके लिए भी एक एग्जांपल। तो चलो इस एग्जांपल को थोड़ा और अच्छी तरह से डिकोड करते हैं। इस एग्जांपल को अच्छी तरह से यहां पे देखो, ये मैंने लिख लिया इधर। अब मैं इधर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का भी फॉर्मूला लिख लेता हूं। अब मैं इधर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का भी फॉर्मूला लिख लेता हूं। एक सेकेंड, कॉपी एंड आई विल पेस्ट। ये रहा। अब देखो इधर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कब आता है? जब मेरा इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड दोनों रिकवर हो जाए। इन दिस सिचुएशन इंटरेस्ट कितना है 10, प्रेफरेंस डिविडेंड है 63, बराबर है। अब 63 को मैं क्या करता हूं अपॉन 1 माइनस टैक्स, मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स में करता हूं तो मेरे को ये मिल जाता है 90। सो देखो इसमें 1 माइनस टैक्स इधर किया तो मैं ईबीटी पे पहुंच गया। जैसा तुम लोगों को मैंने यहां पे बताया था कि भाई अगर बिफोर टैक्स पहुंचना है, आफ्टर टैक्स टू बिफोर टैक्स पहुंचना है, तो जहां से प्रेफरेंस डिविडेंड पे मैं खड़ा हूं और मेरे को यहां से बिफोर टैक्स अमाउंट पे पहुंचना है तो डिवाइड कर दूंगा मैं। प्रेफरेंस डिविडेंड तो आफ्टर टैक्स का अमाउंट है ना, मेरे को बिफोर टैक्स के अमाउंट पे पहुंचना है तो मैं 1 माइनस टी कर दूंगा। देखो एक चीज समझ लो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड सेम ही होगा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट में, क्योंकि मेरे को तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स जीरो चाहिए। समझे क्या? अर्निंग्स आफ्टर टैक्स जीरो चाहिए तो पीएटी और प्रेफरेंस डिविडेंड सेम ही होने वाला है। तो पीएटी से ईबीटी में कैसे जाते हैं गाइस? अभी भी पूछ रहा हूं, पीएटी से ईबीटी में कैसे जाते हैं? पीएटी अपॉन 1 माइनस टैक्स। तो यहाँ पे वही अपने को पता है, ये पीएटी पीडी प्रेफरेंस डिविडेंड सेम ही है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स से अपॉन ईबीटी पे पहुंच गए। और इंटरेस्ट रिकवर होना बाकी है, कितना? 10 रुपए का कर लिया रिकवर। ईबीटी 100 होना चाहिए तो मेरा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। अब ये आइडियली ये फॉर्मूला यहाँ के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेवरेज के लिए बहुत ज्यादा, बट फिर भी फ्लो में तुम्हारे को फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट भी करवा दिया दैट इट इज अ पॉइंट वेयर ईपीएस शुड बी जीरो, मतलब ईबीआईटी शुड बी इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स। अगर उतना मैंने रिकवर कर लिया ईबीटी के फॉर्म में, देन मैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाऊंगा। तो ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, बिजनेस रिस्क, फिक्स्ड कॉस्ट का रिकवरी, ऑपरेटिंग लेवरेज, इसके सारे फॉर्मूलाज हो गए। फाइनेंशियल लेवरेज, फाइनेंस रिस्क, फाइनेंस कॉस्ट, सारे फॉर्मूलाज हो गए अपने फाइनेंशियल लेवरेज के भी, एंड फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का भी फॉर्मूला हो गया।
एक और एडिशनल काइंड ऑफ नॉलेज मिल गया, बिफोर टैक्स से आफ्टर टैक्स पे जाने का विद एग्जांपल। सो ये भी चीज अपना क्लियर हो जाता है। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? सब लोगों को एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गया? प्लीज कंफर्म। डन। अब ऑपरेटिंग लेवरेज अगर मेरा इतनी अच्छी तरह से हो गया बेटा, फाइनेंशियल लेवरेज मेरा इतनी तरह से अच्छी तरह से हो गया है, तो उन दोनों का जो मिलाप है, उन दोनों की शादी होके उनका बच्चा होता है जिसका नाम है कंबाइंड लेवरेज। एंड कंबाइंड लेवरेज एंड टू एंड टेस्ट करता है आपका। ऑपरेटिंग लेवरेज क्या टेस्ट करता है? चेंज इन ईबीआईटी अपॉन चेंज इन सेल्स। आपका फाइनेंशियल लेवरेज क्या टेस्ट करता है? चेंज इन ईपीएस अपॉन चेंज इन ईबीआईटी। अब ईबीआईटी बीच में हट जाएगा, करेक्ट। चेंज इन ईपीएस अपॉन चेंज इन सेल्स इज माय डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और ये देखो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कैंसल, एंड आपको मिल जाता है कंबाइंड लेवरेज परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। फॉर्मूला भी इनका वैसे ही होगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी है, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी है, कैंसल कर दो ईबीआईटी को, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी का फॉर्मूला बन जाएगा। एंड इसमें भी वही सिमिलर है। अब इसमें देखो कंबाइंड लेवरेज में देखो फाइनेंशियल, सी सुनो ध्यान से, अब इसको कैसे मैं डिराइव करता हूं। कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ये आपके लिए है नहीं बट फिर भी बता देता हूं। देखो ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करना। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी रिकवर करना। जब इन दोनों को रिकवर कर लेते हैं बन जाता है करेक्ट कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट। सिंपल, क्लियर है? डन है सर, एकदम अच्छी तरह से डन है। अब ये आप लोगों को कुछ फॉर्मूलाज है जो ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज के सम्स में यूज होने वाले हैं, तो इसके लिए मैंने यहां पे उसको लिस्ट डाउन कर दिया। इट विल बी वेरी यूजफुल टू यू, बट आइडियली ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज के जितने फॉर्मूलाज थे वो डन हो चुके हैं अपने। अब उनसे कनेक्टेड एडिशनल मिसलेनियस फॉर्मूलाज जो है वो मैं यहां पे तुम लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। सो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन व्हिच गिव्स मी माय पीवी रेशियो। पहला फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। देखो ये मार्जिनल कॉस्टिंग का पार्ट है तो बहुत डेप्थ में इधर मैं नहीं जाऊंगा, खाली ऊपर ऊपर से आपको आइडिया दे देता हूं। फिर कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करता हूं तो नेट प्रॉफिट मिलता है। तो जब ये फिक्स्ड कॉस्ट माइनस किया तो ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाता हूं। तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। वहां से आगे बढ़ा तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अचीव हो गया। हाँ, सेफ हूं मैं, मतलब नेट प्रॉफिट आ गया, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। गॉट इट, गॉट इट। अब एडिशनल फॉर्मूलाज, कभी कभी वो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो देगा, कभी कभी वो पीवी रेशियो देगा और आपको वेरिएबल कॉस्ट रेशियो की जरूरत पड़ेगी, या कभी कभी वो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो देगा और आपको बोलेगा चलो पीवी रेशियो कैलकुलेट करो। तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज 1 माइनस पीवी रेशियो। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। देखो कनेक्शन सिंपल है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। पीवी रेशियो इज रिप्रेजेंटेड बाय कंट्रीब्यूशन, बचा क्या? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो is represented as a variable cost. Required sales, marginal costing हार्डकोर फॉर्मूला है बट फिर भी यहाँ पे भी यूज आ सकता है कभी कभी। इट इज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस नेट प्रॉफिट का रिकवरी डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। डन 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 डन। फिर आता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, ये अपना हो गया है। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी है, बट कंट्रीब्यूशन कैन आल्सो बी रिटन एज ईबीआईटी प्लस फिक्स्ड कॉस्ट पैसा। कभी आपको फाइनेंशियल लेवरेज ऑन इंटरेस्ट दिया है क्वेश्चन में, क्या करेगा पता है आपको? फाइनेंशियल लेवरेज देगा और ईबीआईटी देगा, क्या आप उससे ईबीटी कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ, पूछो कैसे? तो इधर देखो, तो सॉरी फाइनेंशियल लेवरेज एंड इंटरेस्ट आपको दिया होगा, आपको ईबीआईटी कैलकुलेट करना है, कर सकते हैं? हाँ। तो देखो फाइनेंशियल लेवरेज गिवन है, फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या है? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। फाइनेंशियल लेवरेज मतलब इंटरेस्ट का कॉस्ट का मेन रिस्क, तो इंटरेस्ट के ऊपर ईबीआईटी, इंटरेस्ट के नीचे ईबीटी, तो ईबीआईटी अपॉन ईबीटी फॉर्मूला बनता है। ईबीटी कैन बी रिटन एज ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। अब मेरे ये फॉर्मेट में खाली ईबीआईटी मिसिंग है, फाइनेंशियल लेवरेज इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। अच्छा एवरीबॉडी, डन। अब एक नया फॉर्मूला आप लोगों के लिए बनता है इसी से, सुनो। ऑपरेटिंग लेवरेज, डोला रे क्या है डोला? ऑपरेटिंग लेवरेज क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी ऑपरेटिंग लेवरेज में, बराबर है? एब्सोल्युटली बराबर सर।
मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब अब मेरा प्रॉफिट आ गया, तो प्रॉफिट मतलब ईबीआईटी अपॉन कंट्रीब्यूशन। फॉर्मूला देख लो इधर, तुम लोगों को दिख जाएगा, इधर अपन लोग ने लिखा ही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला। देखो ईबीआईटी अपॉन कंट्रीब्यूशन, ईबीआईटी अपॉन कंट्रीब्यूशन। सो ईबीआईटी अपॉन कंट्रीब्यूशन हो गया मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ऑपरेटिंग लेवरेज हो गया कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कहना इसे ये लोग दोनों तो उल्टे हैं, देखो ना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ईबीआईटी अपॉन कंट्रीब्यूशन, ऑपरेटिंग लेवरेज कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। सो इसका मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 1 अपॉन डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, एंड डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू, करेक्ट, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू 1 अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इन दोनों में एक इनवर्स रिलेशन है, इन दोनों में एक इनवर्स रिलेशन है, समझू? डन। अब फिर बाद में एक खाली एडिशनल चीज है, ये पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज इक्वल टू ऑब्वियसली सेल्स। कभी कभी क्वेश्चन आपको देगा ऐसा, तो ये मैं जनरल पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं जो क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं। जैसे ये भी यूज होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी देगा और बोलेगा डीओएल कैलकुलेट करो। अरे बाबा 1 अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी डीओएल। कभी डीओएल देगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, बोलेगा अरे 1 अपॉन डीओएल मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी और डीओएल में इनवर्स रिलेशन है। क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। समझ में आ रहा है ना अपने को? डन। सो पहले ऑपरेटिंग लेवरेज इसके सारे फॉर्मूला डन, फाइनेंशियल लेवरेज इसके फॉर्मूलाज डन, कंबाइंड लेवरेज इसके फॉर्मूलाज डन, मार्जिनल कॉस्ट के जो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन जैसे देगा पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट जैसे देगा ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो नेट प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, नेट प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, नेट प्रॉफिट मतलब ईबीआईटी। यहाँ पे तो वो करते करते अब अपन यहाँ पे पहुंच गए हैं, एंड ये भी अपना डन हो गया है। आगे बढ़ते। अब क्वेश्चन कभी कभी आपको स्पेसिफिकली देगा दैट देयर इज डिक्लाइन इन सेल्स विल वाइप आउट अर्निंग्स पर शेयर। अगर ऐसा है तो कितना डिक्लाइन इन सेल्स विल वाइप आउट अर्निंग पर शेयर, मतलब समझ जाना, जब अगर वो बोल रहे हैं ना वाइप आउट मतलब ईपीएस विल बिकम 0। अब याद करो कंबाइंड लेवरेज, आपको वो कंबाइंड लेवरेज देगा, इनडायरेक्टली उसने परसेंटेज चेंज इन ईपीएस दे दिया है। कैसे सर? देखो कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला याद करो, कंबाइंड लेवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस यहां पे मिल गया है। अगर वो बोल रहा है कि इट वाइप्स आउट कंप्लीट ईपीएस मतलब ईपीएस 0 हो गया, मतलब 100% चेंज हो गया है EPS में, so it means that EPS will become 0, and when any number becomes 0 from its existing situation there is 100% change, तो percentage change in EPS 100%, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज वो दिया होगा, परसेंटेज चेंज इन सेल्स बैलेंसिंग फिगर के थ्रू आपको मिल जाएगा। तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज दिया है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस आप लोग ने निकाल लिया 100% है, करेक्ट, डिग्री ऑफ परसेंटेज चेंज इन सेल्स मिल जाएगा। यहाँ पे देखो अर्निंग बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स का आई थिंक अपना डिस्कशन हो चुका है, सो वी कैन रिमूव इट फ्रॉम हियर। गॉट इट? डन। सो इधर तक अपने को सब चीजें क्लियर है। देखो अभी ये फॉर्मूलाज, ये जो भी आप लोगों को शीट है वो दिया हुआ है, एक दो बार गो थ्रू करो। लेक्चर आप लोगों के पास यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, सुनो, एक बार 2 बार 20 बार, हो गया, सेट है आपका लाइफ। सच्ची बोल रहा हूँ, यस, डन। अब नेक्स्ट, अब मैं इसमें जितने भी पॉइंट्स मैंने लिए ना वो सारे सम्स में यूज होते हैं। तो अगर आपने ये बराबर कर लिया मतलब आप समझ लो सम्स आप कोई भी सम कर पाओगे, खाली आपको यहां से पिकअप करना है, अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट का है, चलो ये कॉन्सेप्ट को यूज करके सम सॉल्व करते हैं, है ना? चलो, सो ये हो गया अपना डन। अब कनेक्शन बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट, ब्रेक इवन पॉइंट एंड ऑपरेटिंग लेवरेज, ये भी एकदम इजी है क्योंकि अपन लोग ने अच्छी तरह से फिक्स्ड कॉस्ट और ऑपरेटिंग लेवरेज का कनेक्शन देख लिया। अब देखो इधर, जब मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज है, जब मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है 1000 तो मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज है 1.33। अगर फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ा तो बिजनेस रिस्क बढ़ेगा, अगर बिजनेस रिस्क बढ़ेगा तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी बढ़ेगा। दिखा इधर, समझे? डन। और जब आपका ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ा तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट भी बढ़ेगा। तो देखो इधर बढ़ा है, इधर अभी आप लोगों को खाली ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो अपने को आ जाएगा। सो सेल्स 10,000, वेरिएबल कॉस्ट 6,000, तो कंट्रीब्यूशन दोनों का 4,000, बट एक में इंटरेस्ट कॉस्ट है 1,000, दूसरे में 2,000। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब मेरा बिजनेस रिस्क बढ़ा
ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ेगा, ब्रेक इवन पॉइंट भी बढ़ेगा। ऐसा मैं नहीं, ये देखो फॉर्मेट बोल रहा है। अब ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में आया, आप उसको सॉल्व कर पाओगे। अब मैंने ये टेबल बना दिया आपके लिए। कंक्लूजन, हाई ऑपरेटिंग लेवरेज, ब्रेक इवन पॉइंट हाई हो जाएगा, मतलब टाइम लगेगा पहुंचने को आपको ब्रेक इवन। ब्रेक इवन मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यहाँ पे 2500 यूनिट्स में मैं नो प्रॉफिट नो लॉस कर लूंगा, क्योंकि मेरे को कम फिक्स कॉस्ट रिकवर करना है। बट सेकेंड केस में ज्यादा फिक्स कॉस्ट रिकवर करना है, तो ज्यादा यूनिट्स बनाना पड़ेगा, ज्यादा सेल्स करना पड़ेगा, ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ जाएगा। हाई ऑपरेटिंग लेवरेज, हाई ब्रेक इवन पॉइंट, लो ऑपरेटिंग लेवरेज, लो ब्रेक इवन पॉइंट, high fixed cost, high operating leverage, low fixed cost, low degree of operating leverage. Are we understanding everybody? ये पॉइंट है, मैं बताऊंगा अब, रुक जाओ। फिर अगर फिक्स्ड कॉस्ट 0 है तो फिर तो क्या ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा? ऑपरेटिंग लेवरेज ही नहीं आएगा। तो ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू 1, मतलब विच इज नथिंग, नो ऑपरेटिंग लेवरेज, एज गुड एज दैट। ठीक है, याद रखना मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड बिजनेस रिस्क में इनवर्स रिलेशन बिटवीन मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। एक बढ़ेगा दूसरा गिरेगा, दूसरा गिरेगा एक बढ़ेगा। गॉट देन अब कनेक्शन बिटवीन ऑपरेटिंग लेवरेज एंड ईबीआईटी, आई थिंक ये अपना हो गया था। हाँ, अभी ये देखो, एक मैंने फॉर्मेट ऐसे ही बनाया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन। एक में फिक्स कॉस्ट रखा है 5000, दूसरे में रखा है 4000। अब यहां पे ईबीआईटी आता है -1000। देखा आपको, 5000 4000 का कंट्रीब्यूशन है, 5000 का आपका फिक्स कॉस्ट है। मतलब कहना से आप रिकवरी नहीं कर पा रहे हो अपने इंटरेस्ट को। तो ऐसे सिचुएशन में जब आपका ईबीआईटी नेगेटिव है तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी नेगेटिव हो जाएगा। और अगर आपका ईबीआईटी 0 है, देन इन दैट केस ऑपरेटिंग लेवरेज यू कैन से इज इंफिनिटी, वो तो ठीक है ना कहना। एंड अगर ईबीआईटी पॉजिटिव है तो आपका ऑपरेटिंग लेवरेज भी सीधी सी बात है पॉजिटिव ही होगा। हमेशा याद रखना दैट ऑपरेटिंग लेवरेज विल आइदर बी मोर देन 1 और इट विल बी लेस देन 1। सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि खाली मोर देन 1 लेस देन 1? आओ एग्जांपल देता हूं समझाने के लिए, कोई भी चीज को समझाने के लिए एग्जांपल मेरे पास रेडी है। देखो, ये पॉइंट ये समझाना था कि इफ ईबीआईटी इज नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज विल बी नेगेटिव। मैंने एग्जांपल दे दिया। ईबीआईटी देखो मेरा नेगेटिव आया, मैंने ऑपरेटिंग लेवरेज यहां पे कैलकुलेट किया, माइनस कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी -4000 अपॉन -1000, -4 आ गया मेरा। सो अगर ईबीआईटी नेगेटिव है ऑपरेटिंग लेवरेज नेगेटिव होगा। मैं नहीं, ये देखो एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आ गया। अगर ईबीआईटी 0 है ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट ही नहीं कर पाते, बिकॉज आप 4000 डिवाइड बाय 0 करोगे इट इज इंफिनिटी, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी। और पॉजिटिव आएगा ईबीआईटी तो ओएल पॉजिटिव आएगा, वो तो अपन लोग ने पहले एग्जांपल्स में देख ही लिया। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, ईबीआईटी या तो मोर देन 1 होगा या लेस देन 1 होगा, बिटवीन 0 to 1 पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर इट हैज टू बी बिटवीन 0 to 1, सो ईबीआईटी हैज टू बी हायर देन कंट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी कैन नेवर बी मोर देन कंट्रीब्यूशन। कैसे होगा आप सोचो ना, ये 4000 है तो ईबीआईटी 5000 कैसे बनेगा? ईबीआईटी 5000 तो बन ही नहीं सकता ना। ईबीआईटी 5000 बनने के लिए आपको इधर -1000 करना पड़ेगा। -1000 ये ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस बन के ये 5000 होगा। मतलब इन शॉर्ट पॉसिबल ही नहीं है। अरे बाबा, इन शॉर्ट क्या बोला? इन शॉर्ट पॉसिबल ही नहीं है कि भाई मेरा फिक्स्ड कॉस्ट नेगेटिव हो। पॉसिबल है क्या? नहीं। तो ऑपरेटिंग लेवरेज 0 to 1 के बीच में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ईबीआईटी विल नेवर बी मोर देन कंट्रीब्यूशन। बिकॉज फॉर ईबीआईटी टू बी मोर देन कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट विल हैव टू बी नेगेटिव, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। अगर आपको ऑपरेटिंग लेवरेज 0 to 1 के बीच में चाहिए तो मैथमेटिकली ईबीआईटी हैज टू बी मोर देन कंट्रीब्यूशन, व्हिच इज नेवर पॉसिबल। बात खत्म, फुल स्टॉप। क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हो गया। तो इसके लिए ऑपरेटिंग लेवरेज विल ऑलवेज बी बिटवीन 0 to विल नेवर बी बिटवीन 0 to 1। समझ रहे? Financial leverage is dependent on interest. No interest, no financial leverage. ROI should be higher than interest. इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं क्या है एग्जैक्टली। अगर प्रेफरेंस शेयर्स दिया है तो फिर आपका डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, देखो आइडियली डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, बीच में इंटरेस्ट। 99% ऑफ द केसेस, 99.9% ऑफ द केसेस में आपको यही मिलेगा। कभी इंस्टीट्यूट को अगर कोई ट्विस्ट डालना है गेम में तो वो प्रेफरेंस डिविडेंड भी देगा। 99.9% केसेस में नहीं है। एक सम आपको खाली मिलेगा जहां पे ये है तो
ऐसे सिचुएशन में डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज कैसे कैलकुलेट करना है? इट इज ईबीआईटी तो वही रहेगा अपॉन, क्या करते हैं अपन लोग फॉर्मूला, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, बीच का इंटरेस्ट, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ईबीटी क्या होता है? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस, बिकॉज यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स है तो माइनस हो जाता है एडिशनली प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी। सिंपल, प्रेफरेंस डिविडेंड 1 माइनस टी वो अपन लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। देखो प्रेफरेंस डिविडेंड के ऊपर टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, तो वो रीजन है, एकदम डेप्थ में नहीं जा सकता, रिवीजन वीडियो है, समझो बात को। सो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। तो वो ईबीआईटी अपॉन ईबीटी तो मैंने इधर लिखा ही है, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी तो मैंने लिखा ही है, खाली एक उसके बाजू में माइनस कर दिया और एक प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स है तो प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो अगर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज है जहां पे प्रेफरेंस शेयर्स भी गिवन है तो ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ये तो अपना फॉर्मूला रह गई, बट ईबीटी में माइनस कर देंगे अपन लोग साथ में क्या, प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स भी दिया है। गॉट इट? गॉट इट। ओके, याद रखना, नो फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, नो फाइनेंशियल लेवरेज। जितना हायर फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट उतना हाई फाइनेंशियल लेवरेज। अगर ईबीआईटी इज ग्रेटर देन फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट जहां पे ईपीएस 0 है, तो कितना ईबीआईटी लाऊं कि मेरा ईपीएस 0 हो जाए, बट अब मेरा ईबीआईटी उससे ज्यादा है, तो सीधी सी बात है पॉजिटिव फाइनेंशियल लेवरेज, क्योंकि पॉजिटिव चीज है ये, पॉजिटिव ईपीएस भी आएगा, और नहीं है तो नेगेटिव आएगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। गॉट इट एवरीबॉडी? एक छोटा सा एग्जांपल दिया, आप लोग खाली देख सकते हो इसमें कि हाउ थिंग्स आर मूविंग। राइट राइट। अच्छा, एक यहाँ पे ये एग्जांपल का जरूरत तो है नहीं सच। हाँ, एक और पॉइंट यहाँ पे जो मैं ऐड कर देता हूं, ये थोड़ा मैंने एक एग्जांपल चेंज कर दिया। तो ये देखो, अगर मेरे को नेगेटिव फाइनेंशियल लेवरेज दिखाना है तो मतलब इफ ईबीआईटी इज लेस देन फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब ईबीआईटी इंटरेस्ट से कम है, इंटरेस्ट 4000 का, ईबीआईटी मेरा खाली 3000 का है, मतलब नेगेटिव ईबीटी आया, तो टैक्स का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये तो इधर मेरा ऑलरेडी लॉस आ गया है। तो आप जब ईबीआईटी अपॉन ईबीटी करोगे तो आपको मिलेगा नेगेटिव फाइनेंशियल लेवरेज, जो अपन लोग ने यहाँ पे लिखा है, हेंस प्रूव्ड। गॉट इट एवरीबॉडी? क्लियर? अब एक एस्पेक्ट है, इसको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी बोल सकते हैं अपन लोग। हाँ, यही वाला पार्ट है जो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का, अपन लोग ऑलमोस्ट लास्ट एस्पेक्ट के ऊपर आ रहे हैं। एक पॉइंट अपना इधर था, उसको मैं कहीं और कनेक्ट कर लेता हूँ। ये रहा, एक सेकंड। यस, ठीक है, इधर तक एकदम स्मूदी चल रहा है, एकदम स्मूदी। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन आपको बोलेगा, कैलकुलेट द फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो, वर्ड में आगे लगा दिया उसने रेशियो, तो आपको बस इतना ध्यान रखना, इट इज डेट अपॉन इक्विटी, जो अपना फॉर्मूला है ना डेट अपॉन इक्विटी का, बस ये फॉर्मूला आएगा। अगर रेशियो वर्ड यूज किया तो कंफ्यूज करने के लिए कर सकते हैं एमसीक्यू, ध्यान रखने का है ना। चलो, डन हो गया ये भी अपना। अब आते हैं अपन लोग इंपैक्ट ऑफ आरओआई एंड केडी, इसको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी बोलते हैं। मतलब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मतलब क्या होता है इसका, कि सुनो, मैंने बिजनेस चालू किया अपना खुद का पैसा लगा के, और मेरे को से फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए की जरूरत थी। चलो मैं इधर एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ, मस्त में समझ जाएगा। ठीक है, मैंने बिजनेस चालू किया इक्विटी लगा के, इक्विटी मैंने यूज किया 10 लाख रुपया, ठीक है, और मेरे बिजनेस में मैं अर्निंग्स प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं एट द रेट से ₹2 लाख। सो कैन आई से अप्रोक्सीमेटली 20% मैं रिटर्न अर्न कर रहा हूं। अब मेरे को चाहिए और 5 लाख रुपया, तो मैंने क्या सोचा कि मैं 5 लाख रुपया ले लेता हूं डेट से, और डेट का मेरा रेट है 8%। अब होगा क्या पता है क्या, कि सुनो, मेरा टोटल कैपिटल देखो, मेरा अब टोटल कैपिटल कितना हो गया है, 15 लाख रुपया हो गया है, और मैं कैपिटल के ऊपर कितना प्रॉफिट कमाता हूं, 20%। तो एट द रेट 20% का से फॉर एग्जांपल मैं प्रॉफिट कमाया, तो मैं टोटल नेट प्रॉफिट कितना कमाया, 3 लाख का। उसमें से मेरे को 20% में से, हेलो, 20% में से मेरे को डेट वाले को कितना देना है, खाली 8%। तो बाकी का 12% क्या होगा, इट विल बी एडिशनल प्रॉफिट, और ये एडिशनल प्रॉफिट किसके पास जाएगा, इक्विटी के पास। इसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी।
जब इक्विटी शेयर होल्डर आपका, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब ये होता है जब इक्विटी को अपन लोग यूज कर रहे हैं, रादर डेट को अपन लोग यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू गेन अ हायर रिटर्न ऑन डेट। डेट को यूज किया, 8% पे डेट 5 लाख रुपए का लिया, पर उस 5 लाख रुपए पे रिटर्न कितना कमाया? 20%। उस 5 लाख रुपए पे रिटर्न कितना कमाया? 20%। वो 20% में से 20% जो रिटर्न कमाया उसमें से 8% तो डेट को इंटरेस्ट पे करने में चले जाएगा, बाकी 12% किसको मिलेगा? इक्विटी को। उसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। समझे क्या एवरीबॉडी? डन। अब इंपैक्ट ऑफ आरओआई एंड केडी, मतलब अगर टोटल रिटर्न ऑफ इनकम इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट, यहाँ पे टोटल रिटर्न ऑफ इनकम 20% इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट 8%, तो पॉजिटिव है, सरप्लस बेनिफिट टू शेयर होल्डर्स। और अगर समझो आपने ये डेट लिया 5 लाख का 8% पे, और ये 5 लाख के ऊपर 6% ही कमा पा रहे हो, तो 2% का नुकसान हो जाएगा आपको। वही यहाँ पे बोला है कि भाई अगर वो कम है कि डेट से, केडी मतलब कॉस्ट ऑफ डेट, सो डेफिसिट लॉस टू शेयर होल्डर्स हो जाएगा। सिंपल याद रखना, जैसे ऑपरेटिंग लेवरेज था वैसे ही फाइनेंशियल लेवरेज में भी डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज कैन नेवर बी बिटवीन 0 and 1। इट कैन बी 0 और लेस, और इट कैन बी 1 और मोर। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट कैन नॉट बी नेगेटिव। जैसे अपना उधर था ना, फिक्स्ड कॉस्ट कैन नॉट बी नेगेटिव, यहाँ पे इंटरेस्ट कैन नॉट बी नेगेटिव। सो ऑब्वियसली DFL can never be between 0 and 1। यस, डन डना डन डन, जी हाँ। अब कुछ एडिशनल फॉर्मूला साथ में है। एसेट टर्नओवर रेशियो, अपन लोग ने यार, तुम लोग ने मेरा अकाउंटिंग रेशियोज का अच्छी तरह से किया कि नहीं, वो पूरा फॉर्मूला रिवाइज, पूरा मेरा रिवीजन वीडियो किया ना, उसमें अपन लोग ने क्या पढ़ा? कोई भी वर्ड में, कोई भी रेशियो में टर्नओवर यूज किया मतलब सेल्स अपॉन क्या है? एसेट्स। सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स इनटू 100। कभी कभी क्वेश्चन आपको देगा ये, आपको उससे टोटल एसेट फाइंड करना है, वो टोटल एसेट से टोटल लायबिलिटी यूज कर लोगे, आप कैलकुलेट कर लोगे, उससे आपको इक्विटी शेयर कैपिटल डिवेंचर मिल जाएगा, उससे आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज सब मिल जाएगा एक टोटल एसेट से। किसके बदौलत? एसेट टर्नओवर रेशियो की बदौलत। फिर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मैंने बता दिया कि भाई अगर आपने आपने ज्यादा रिटर्न कमाया, जो आपने डेट लिया उसके ऊपर, जो डेट के ऊपर आप इंटरेस्ट दे रहे हो उससे ज्यादा रिटर्न कमाया, फेवरेबल, अदरवाइज अनफेवरेबल। अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करने का और एक तरीका है जो अपन लोग ने किया, वो तो है ही कि भाई अपन लोग ने किया ये वही है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स करते हैं ना, इधर उसने 1 माइनस टैक्स कर दिया, उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ईपीएस मिल जाएगा। ये फॉर्मूला यूज करो या नॉर्मल फॉर्मेट में करो, कोई टेंशन नहीं, यू विल गेट द सेम आंसर। जी हाँ, इसी के साथ अब आप अपना मॉड्यूल खोल लो, कोई भी कॉन्सेप्ट आप लोगों का छोड़ा नहीं है मैंने। अब आप कोई भी सम उठा लो, इन सारे जो मैंने पॉइंट्स लिखा है ना, इसी में से यूज होने वाला है। जी हाँ, कोई भी सम अभी तक का जो भी है। और अभी अपन लोग सम करेंगे, सम्स भी अपन थोड़े बड़े नहीं, बहुत सारे सम्स करने वाले, 1 2 3 4 +3 और सम अप्रोक्सीमेटली 7 सम्स अपन लोग करेंगे। तो भाई एकदम स्ट्रॉन्ग पुख्ता हो जाएगा अपना लेवरेजेस। और कोई पॉइंट करते करते भी कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मिल गया तो वो भी अपन लोग इधर लिख लेंगे, इफ नॉट अपना तो ये प्रॉपरली हो ही गया है। बस ये वीडियो को आपको एग्जाम के पहले 3 बार देखना है। जी हाँ, मैं हूं आपका डॉक्टर, मैं हूं आपका एफएम का डॉक्टर, तो मैंने आपको ये गोली दी है, एग्जाम के पहले 3 बार ले लेना, एग्जाम अच्छी तरह से देकर आओगे। जी हाँ, तो अब अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या? प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड आंसर्स। आर वी रेडी? चलो, सो वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं बहुत क्लियरली, दैट अगर अभी आप लोगों को फॉर्मूला को वापस से रिवाइज करना है, वापस से ये सेशन देख लो अभी तक का, एकदम क्लियरली हो जाएगा। नोट साथ में रखो, ट्रस्ट मी, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। एंड जैसा मैंने आपको बोला था, मैं पूरा का पूरा मॉड्यूल लेके बैठा था जब मैंने ये नोट्स बनाया, तो इसके लिए आप लोगों को एकदम शांति से ये देख लेना है, गो थ्रू कर लेना है। कभी कोई डाउट हो तो मैंने आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद मी एंड यू कैन आस्क फॉर एनी डाउट्स। ऑलराइट, चलो, सो अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो जिसके पास ऑप्टिमाइज्ड है तो वो ऑप्टिमाइज्ड ओपन कर सकता है। सेम क्वेश्चन मैंने मॉड्यूल का रेफरेंस भी दे दिया है, इलस्ट्रेशन पेज 6.24 जैसे आप लोग देख सकते हो। तो आ जाओ इस क्वेश्चन के ऊपर जो फिलहाल मैं ऑप्टिमाइज में खोल रहा हूं, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। एवरीबॉडी आ जाओ, लेट्स स्टार्ट। हियर इट इज, हियर इट इज।
So following are the selected financial information of A Limited and B Limited for the current financial year. Variable cost ratio दिया है 60%. अभी देखो यहाँ पे ना A और B है, मैं फिलहाल फोकस कर रहा हूँ A के ऊपर क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर डिटेल्स है, तो अगर ये हो गया तो बाय डिफॉल्ट अपना B भी हो जाएगा. अब याद रखना मैंने बताया था, देखो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो अगर दिया हुआ है और मेरे को पीवी रेशियो फाइंड आउट करना है तो इजी है, बराबर है. सो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस पीवी रेशियो, बराबर है ना. देखो ना अभी ये देखो फॉर्मूलाज, इसके लिए मैंने बोला एकदम अच्छी तरह से समझ लो एंड नोट्स चाहिए तो ओपन रखो, विल बिकम वेरी इजी फॉर यू ऑल. सो अभी अपना जब अपन ने वो सेल्स वेरिएबल कॉस्ट वाला सीन किया था तब अपना ये आया था, ये रहा देखो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस पीवी रेशियो. सो यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है एंड दैट इज गिवन टू बी 0.6, 60%. सो इसको अपन लोग 1 माइनस पीवी रेशियो करके कर सकते हैं. पीवी रेशियो मेरा इधर आ जाएगा, 1 माइनस 6 मेरा इधर आ जाएगा. सो देयरफॉर मैं इधर बोल दूंगा पीवी रेशियो इज इक्वल टू 0.4. तो देखते देखते अपने को ये चीज समझ में आ गई है, राइट. नेक्स्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो हो गया. उसके बाद में क्या है, देखो इंटरेस्ट दिया हुआ है, ऑपरेटिंग लेवरेज दिया हुआ है, फाइनेंशियल लेवरेज दिया हुआ है. अब मैंने आप लोगों को और एक चीज बोला था, अगर फाइनेंशियल लेवरेज दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, देन इन दैट केस आप ईबीआईटी कैलकुलेट कर पाएंगे. क्या आपको याद है? 2-3 बार मैं आप लोगों को एक बार रेफरेंसिंग बता दूंगा तो आप लोगों को एक विश्वास हो जाएगा कि अरे हाँ सही बोल रहे हैं सर. व्हेनेवर फाइनेंशियल लेवरेज एंड इंटरेस्ट इज गिवन वी कैन फाइंड ईबीआईटी. तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोग यूज करो नोट्स में, एंड एनी सम दैट यू वांट विल बी एबल टू सॉल्व. सो इंटरेस्ट मेरे को यहाँ पे दिख गया, उसी के नीचे मेरे को फाइनेंशियल लेवरेज दिख गया यार, मैं फटाफट बोल दूंगा 3 इज इक्वल टू, ठीक है, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी. तो ईबीटी को मैं लिख सकता हूं ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट. इंटरेस्ट के जगह पे मैं यहाँ पे लिख दूंगा 20,000. सो ये इधर आ जाएगा. देयरफॉर वी विल से 3 ईबीआईटी माइनस 60,000 इज इक्वल टू ईबीआईटी, राइट. तो 60,000 को इधर ले लेते हैं, इसको इधर ले लेते हैं, एंड अपने को मिल जाएगा ईबीआईटी इज इक्वल टू आई थिंक 30,000. अब आप लोग सॉल्व कर लेना इसको यार, मेन क्या है कॉन्सेप्ट, राइट. तो ईबीआईटी 30,000 हो जाएगा क्योंकि ये देखो ना इधर 3 ईबीआईटी, इसको थोड़ा और सिस्टमैटिकली लिख दो. सो we will say that 3 EBIT minus 60,000 is equal to EBIT. 3 EBIT में से EBIT माइनस हो गया तो आ गया 2 EBIT is equal to 60,000 एंड अपने को EBIT मिल गया 30,000 का. Got it everybody? Done sir. सो कैन आई से ये भी मेरा हो गया अच्छी तरह से. तो ये देखो ईबीआईटी मेरे को इधर चाहिए था, 30,000 मेरे को मिल गया, डन. अब और क्या पूछा है उसने, देखते हैं. ऑपरेटिंग लेवरेज दिया हुआ है और उसने साथ में दिया हुआ है टैक्स रेट. लेट्स सी. अब मेरे को इनडायरेक्टली पीवी रेशियो तो मेरे को मिल ही गया. सो मेरा पीवी रेशियो है अप्रोक्सीमेटली 40%, बराबर है, डन. अब क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन ने क्या बोला है आपको, ऑपरेटिंग लेवरेज दिया है. ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है? ऑपरेटिंग लेवरेज मतलब बिजनेस का रिस्क, मतलब इंटरेस्ट, जो बिजनेस का इंटरेस्ट है उसकी बात, सॉरी बिजनेस का जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसकी बात कर रहे हैं, सॉरी. सो ऑपरेटिंग लेवरेज बिजनेस का रिस्क, बिजनेस का जो फिक्स्ड कॉस्ट है, तो बिजनेस के फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी. आप लोग नोट करो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है, ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी. अपने को बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन का. भैया ईबीआईटी तो इधर निकाल लिया 30,000, बराबर है, ऑपरेटिंग लेवरेज है अपने पास. सो ओएल इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी. सो ऑपरेटिंग लेवरेज है 5, ईबीआईटी है 30,000. कहना इससे कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा 1,50,000. यस सर, कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा 1,50,000, डन. सो अब कंट्रीब्यूशन मिल गया है, पीवी रेशियो है, सेल्स मिल जाएगा ना. पीवी रेशियो का फॉर्मूला पता है क्या? पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स. पीवी रेशियो है 0.4 इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स. सेल्स है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, सेल्स है 1,50,000. सो ये इधर. सो 1,50,000 डिवाइड बाय 0.4 इज इक्वल टू 3,75,000. तो मेरा सेल्स आ जाता है 3,75,000. अब देखो
सेल्स आ गया मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन आ गया तो कंट्रीब्यूशन 1,50,000, ईबीआईटी है अपने पास 30,000। बेटा कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू ईबीआईटी, तो मेरे पास यहाँ पे ईबीआईटी है तो कंट्रीब्यूशन माइनस ईबीआईटी इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। फॉर्मूला से खेलना है तो आपको मिल जाएगा ये फिक्स्ड कॉस्ट विच इज 1,20,000। समझ में आ रहा है ना आपको? देखो ये कैसे आता है, कंट्रीब्यूशन माइनस ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन आया 1,50,000 का, ईबीआईटी आया 30,000 का, सो 1,20,000 इज माय फिक्स्ड कॉस्ट। गॉट इट? डन। सो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट भी इसी से कैलकुलेट हो जाता है विच इज 1,20,000। एंड लास्ट में बोला आइडेंटिफाई द कंपनी विच इज बेटर प्लेस विद रीजंस बेस्ड ऑन लेवरेजेस। अब देखो यहाँ पे लेवरेजेस के टर्म्स में तो मैं अपन लोग ज्यादा कैलकुलेट नहीं कर पाए क्योंकि बी का होमवर्क दिया हुआ है तुम लोगों को, बट अभी इन जनरल अपन लोग क्या करेंगे, इसका कंबाइंड लेवरेज और वो सब कैलकुलेट कर लेंगे एंड देन वील सी कि विच इज डूइंग बेटर। सो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा ये क्वेश्चन अपना इधर का इधर ही सॉल्व हो गया गाइस। ठीक है, फिर भी एज अ कंक्लूजन देख लेते हैं कि इन्होंने किसको बेटर दिया है। सो कमेंट लास्ट में है, कंपनी बी बेटर है उनके हिसाब से देन ए बिकॉज कैपेसिटी ऑफ बी टू मीट इंटरेस्ट लायबिलिटीज बेटर। तो यहाँ पे देखो रेशियो को यूज किया है इन्होंने, ठीक है, याद है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, सो ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। सो ईबीआईटी अपना ए का है 30,000 और सामने इंटरेस्ट देना है 20,000 का, तो मतलब 1.5 टाइम्स का कवरेज है, यहाँ पे 2 टाइम्स का कवरेज है, सो ऑब्वियसली ईबीआईटी हायर द बेटर। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के टर्म्स में बेटर है। कंपनी बी हैज द लीस्ट फाइनेंशियल रिस्क एज द टोटल रिस्क ऑफ कंबाइंड लेवरेज के सामने, सो कंपनी बी का ओवरऑल रिस्क भी कम है, सो इन शॉर्ट कंपनी बी इज बेटर। डन। सो इसी के साथ होता है ये वाला क्वेश्चन मेरा कंप्लीट। एनी डाउट्स प्लीज आस्क, इफ नॉट चलते हैं अपन लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो ये मेरा हो गया है, आई विल गिव इट अ टिक मार्क। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 7। सो चलो क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर आ जाओ गाइस। ऑप्टिमाइज में क्वेश्चन 7 आपके मॉड्यूल में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन 2 प्रैक्टिकल टू 6.32। सो योर वी आर ओके। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कितना क्या है। चलो अब इसमें भी 2 पार्ट है, कंपनी ए कंपनी बी। कंपनी ए हम करेंगे, कंपनी बी आप ट्राई करेंगे, तो इस बहाने के आप लोगों का भी प्रैक्टिस हो जाएगा ना। चलो कंपनी ए के रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, लेट्स सी। सो मैंने ट्राई किया कि मैं वैरायटी ऑफ सम्स कवर करूं इससे, सॉरी ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 0.2 दिया हुआ है, याद रखना मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर है तो इनडायरेक्टली आपके पास डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज आ जाएगा। अभी प्रोएक्टिव रहना सीखो, तो एक चीज दिया है ना उससे आगे का दिमाग लगाना चलो। क्वेश्चन 5 में भी देखो स्टार्ट उन्होंने वेरिएबल कॉस्ट रेशियो से दिया था, मैंने इमीडिएटली पीवी रेशियो कैलकुलेट कर लिया क्योंकि दिमाग में फॉर्मूला सेट है, इसलिए मैंने बोला चाहिए तो ये वापस से बार बार देख लो, लिख लो आप लोग भी जो मैंने नोट्स बनाया, तो दिमाग में सेट हो जाएगा ना, फिर कोई आपको टच नहीं कर सकता। बता रहा हूं। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपने को पता है इज इक्वल टू, अपन लोग को अगर अपने को डिग्री ऑफ लेवरेज चाहिए तो 1/0.2 मार्जिन ऑफ सेफ्टी करूंगा तो डिग्री ऑफ लेवरेज मिल जाएगा, तो 1/0.2 करता हूं तो मेरे को इधर मिल जाता है डिग्री ऑफ लेवरेज 5। अभी क्लियर एवरीबॉडी? सो ये मेरा डिग्री ऑफ लेवरेज आ गया। सो मेरे को मार्जिन ऑफ सेफ्टी से डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज मिल गया, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया गाइस, राइट। अच्छा अब और क्या क्या दिया हुआ है देखते जाओ। इंटरेस्ट दिया हुआ है, साथ में देखो फाइनेंशियल लेवरेज दिख रहा है, तो कहना इससे मैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैलकुलेट कर पाऊंगा गाइस। सो वो भी अब अपना एकदम इजीली हो जाएगा। गुड। सो मेरा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल लेवरेज को यूज करके। ओके फिर बाद में दिया हुआ है ये लोग ने प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो से भी अगेन आई विल बी एबल टू कैलकुलेट अ लॉट मोर थिंग्स। सी मेरे को ऑपरेटिंग लेवरेज मेरे को यहाँ पे अभी मिल गया है 5, यहाँ पे मेरा फॉर्मूला है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी बेटा, बराबर है, ठीक है। अब मैं फाइनेंशियल लेवरेज से ईबीआईटी कैलकुलेट कर सकता हूं क्योंकि फॉर्मूला क्या है देखो ना, फाइनेंशियल लेवरेज इज इक्वल टू ईबीआईटी विच इज 3000 अपॉन, सॉरी ईबीआईटी तो अपना बैलेंसिंग फिगर है, तो ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है सर? 3,000 रुपए का इंटरेस्ट है।
अब बस इसको सॉल्व करेंगे अपन लोग। सो मैं डायरेक्टली करता हूँ 3000 इंटू 4 12,000 एंड ये 4 ईबीटी उधर जाएगा तो 3 ईबीटी बन जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली ईबीटी मेरा ईबीआईटी आ जाएगा मेरा 4000। अब इधर मैं अगर 4000 डालता हूं तो 4000 इंटू 5 मैं करूंगा तो मेरे को कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा विच इज इक्वल टू 20,000। अब अगर मेरे को यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मिल गया है, मेरे पास पीवी रेशियो है, तो मैं क्या करूंगा, पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। कंट्रीब्यूशन कितना है 20,000 अपॉन सेल्स, राइट। तो सेल्स इधर आ जाएगा एंड पीवी रेशियो इधर आ जाएगा। सो 20,000 डिवाइड बाय 0.25 करता हूं तो मेरे को मेरा सेल्स भी मिल जाता है 80,000 का। भाई सेल्स आ गया, वेरिएबल कॉस्ट आ गया, कंट्रीब्यूशन आ गया, ईबीआईटी है मेरे पास, फिक्स्ड कॉस्ट एज अ बैलेंसिंग फिगर मेरे को मिल जाएगा गाइस, लेस इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, टैक्स है, आई विल गेट द अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। एंड इसी के साथ मेरा जो इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए इस क्वेश्चन में बोला था ना, वो मैंने अच्छी तरह से बना दिया है। आई होप नाउ यू आर कॉन्फिडेंट विद दीज काइंड ऑफ सम्स व्हिच आल्सो कम इन दी एग्जाम्स। डन हो गया सर। तो क्वेश्चन 7 भी मेरा बखूबी हो गया। फिर मैं चल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। एवरीबॉडी चलो आ जाओ फटाफट, क्वेश्चन 9 में आ जाओ। एक छोटा ट्विस्ट है उसमें, उसके लिए मैंने क्वेश्चन 9 लिया है। चलो लेट्स सी, हियर इट इज। सो क्वेश्चन 9 एवरीबॉडी, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। अच्छा, आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर 9 इज क्वेश्चन नंबर 5 पेज 6.22, सो आप लोग वो रेफर कर सकते हो। नाउ द सेल रेवेन्यू ऑफ टीएम एक्सेलेंस लिमिटेड इज ₹20 per unit of output is ₹20 lakhs and contribution is ₹10 lakhs. At the present level of output, the degree of operating leverage is 2.5. So अपने को देखो, उसने सेल्स रेवेन्यू दे दिया है 20 पर यूनिट के हिसाब से, 20 lakhs का मेरा सेल्स रेवेन्यू है। तो अगर मैं इधर खाली एक इनकम स्टेटमेंट बनाता जाऊं साथ साथ में, तो मैं इधर लिख दूंगा भाई वो मेरे को क्वेश्चन में दे चुका है सेल्स, वो मेरे को क्वेश्चन में दे चुका है सेल्स विच इज हाउ मच 20 लाख लेस। उसने और क्या दिया है देखो जरा, एट द रेट 20 पर यूनिट। तो ये मेरा जो सेल्स है, एक सेकंड, हाँ, ये मेरा जो सेल्स है एट द रेट 20 पर यूनिट है, तो मेरा नंबर ऑफ यूनिट्स कितना हुआ 20 लाख डिवाइड बाय 20 एंड दैट इज 1 लाख यूनिट, एंड दैट इज 1 लाख यूनिट्स। डन 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 डन। फिर बाद में देखो क्या बोला है, कंट्रीब्यूशन इज 10 lakhs। सो कैन आई से मेरा कंट्रीब्यूशन 10 lakhs, मतलब मेरे को मेरा वेरिएबल कॉस्ट मिल गया बैलेंसिंग फिगर में 10 लाख। यस सर, डन। एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ आउटपुट, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज 2.5। बहुत अच्छे। तो मेरे को यहाँ पे अगर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज दे दिया है, डोला रे डोला रे डोला रे डोला, तो डोला दे दिया है कितना, कंट्रीब्यूशन अपॉन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब मेरे को बताओ डोला कितना है 2.5, कंट्रीब्यूशन मेरे पास 10 लाख है, कैन आई से मेरे को ईबीआईटी मिल जाएगा। यस सर, मेरे को ईबीआईटी मिल जाएगा कितना, तो 10 अपॉन 2.5 विच इज इक्वल टू 4 लाख। कैन आई से अगर मेरे को ईबीआईटी मिल गया तो यहाँ पे कैन आई से मेरे को फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाएगा। यस सर, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 6 लाख। देख रहे हो कैसे फॉर्मूला के ऊपर अगर ग्रिप है तो जटाजट अपनी चीजें आती जा रही है। आगे देखते हैं। The company does not have any preference shares. Number of equity shares are 1 lakh. Corporate income tax is 50% and rate of interest on debt capital is 16%. बहुत बढ़िया। सो अब अपने पास और भी इंफॉर्मेशन है, डेट कैपिटल का इंफॉर्मेशन है कि भाई इंटरेस्ट उसके ऊपर 6% है। तो अगर मैं यहाँ पे ये इंटरेस्ट कैलकुलेट कर पाता तो चीजें इट वुड हैव बीन बेटर। फिर मेरे पास ईबीटी आ जाता, लेस मैं करता टैक्स एट द रेट, टैक्स एट द रेट है 50%, सो आई विल राइट हियर टैक्स एट द रेट 50%, आई विल गेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से सीधा। पूछो क्यों, क्योंकि सर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिया है, तो सीधा पैट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कर लेंगे ना, तो अपने को मिल जाता है अर्निंग पर शेयर, तो अपने को मिल जाता है अर्निंग पर शेयर। गॉट इट एवरीबॉडी, डन सर। चलो अब आगे देखते हैं और क्या क्या इंफॉर्मेशन है। सो इनकम टैक्स रेट 50%, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट कैपिटल है 16%। तो इधर खाली अपन लोग लिख लेते हैं भाई इंटरेस्ट एट द रेट 16% दिया है करके, इंटरेस्ट एट द रेट 16% दिया है करके। कैलकुलेट द ईपीएस आ रहा है इस क्वेश्चन का सबसे क्रूशियल पॉइंट। कैलकुलेट द ईपीएस एट सेल्स रेवेन्यू ऑफ 20 lakhs and amount of debt capital of the company if
a 25% decline in EPS will wipe out a decline in sales will wipe out the EPS. Wipe out, ये वर्ड के ऊपर ध्यान देंगे गाइस, ये वर्ड के ऊपर तवज्जो देंगे. will wipe out the EPS मतलब EPS हो जाएगा जीरो, नील बट्टा सन्नाटे, जीरो. सो मतलब कहना इससे अगर कोई भी चीज जीरो होती है तो कहना इससे उसमें 100% चेंज है. बेसिकली इसमें 100% चेंज है. कब आया ये 100% चेंज? जब सेल्स में 25% का चेंज आया. भाई चेंज इन ईपीएस अपॉन चेंज इन सेल्स, तो सर ये तो कंबाइंड लेवरेज की निशानी लग रही है सर. अरे वेरी गुड. तो देयरफॉर कंबाइंड लेवरेज इज इक्वल टू 4. जरा याद करो तो कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला क्या था? सो कहना इससे कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, और ये आ गया इधर मेरा 4. मेरे पास क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन है जो मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, विच इज 10 लाख रुपीज. सो ये कहना इससे मेरा 10 लाख है. अरे समझ रहे हो क्या एवरीबॉडी? तो यहाँ पे देखो ना, मैंने आपको लिखवाया भी है, इसीलिए वो टाइम पे एकदम क्लियरली बोला था. अगर वो बोलेगा वाइप आउट ईपीएस मतलब जो ईपीएस था वो जीरो हो गया. कोई भी चीज जो थी उससे जीरो होती है मतलब 100% चेंज, 100% चेंज अपॉन 25% चेंज. तो 4 का कंबाइंड लेवरेज मिल गया है. एंड नाउ I can also calculate my EBT because मेरा formula is this. So EBT is equal to, hello, EBT is equal to 10 divided by 4 equal to 2.5 lakhs. बराबर है. तो ये मेरा आ गया 2,50,000. मेरे को बैलेंसिंग फिगर मिल गया 1,50,000. अगर एट 16% इंटरेस्ट 1,50,000 है तो कितना आपका डिबेंचर या लोन होगा? तो 1,50,000 डिवाइड बाय 16% आप करेंगे तो यह आ जाएगा 9,37,500. जी हाँ. ओके. सो 2,50,000, इसमें से ये गया 50% तो 1,25,000. पैट आ जाएगा मेरा 1,25,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. मेरे को मेरा ईपीएस मिल जाएगा 1.25. एनी डाउट एनीबॉडी? बोलो बोलो, चल चल. करेक्ट. इंटरेस्ट मेरे को आ गया एज अ बैलेंसिंग फिगर. कैसे? ये देखो सर, जादू देखा आपने? भाई कंबाइंड लेवरेज आया मेरा 4. कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी. ईबीटी मेरे को दे दिया है क्वेश्चन में करके, मतलब दिया नहीं है, मैंने मेहनत से कैलकुलेट किया है. सॉरी, कंबाइंड लेवरेज 4 है. कंट्रीब्यूशन सॉरी मेरे पास आ गया है 10 लाख, मतलब मैंने मेहनत से कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया था 10 लाख. ईबीटी मेरे को एज अ बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा 2,50,000. ईबीआईटी है, ईबीटी है, मेरे को मिल गया मेरा इंटरेस्ट एज अ बैलेंसिंग फिगर ऑफ 1,50,000. टैक्स माइनस किया, पैट आ गया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड किया, ईपीएस आ गया, हो गया. और क्या चाहिए इस क्वेश्चन में? सो कहना इससे इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने कैलकुलेट कर लिया है मेरा अमाउंट ऑफ डेट कैपिटल एंड अमाउंट ऑफ ईपीएस. तो ईपीएस मेरा आ गया 1.25. डेट कैपिटल मैंने कैलकुलेट कर लिया 9,37,500. सर ये कैसे कैलकुलेट किया डेट? ये देखो क्या अपना फॉर्मूला होता है, डिबेंचर इनटू इंटरेस्ट परसेंटेज इज इक्वल टू इंटरेस्ट अमाउंट. मेरा इधर इंटरेस्ट का परसेंटेज है 16%, मेरा इधर इंटरेस्ट का अमाउंट है 1,50,000 और इधर है मेरा ये डेट. जब मैं इधर इसको करूंगा तो मेरे को डेट मिल जाएगा. तो 1,15,000 डिवाइड बाय 16% मैं करूंगा तो डेट मेरे को मिल जाता है 9,37,500. एंड इसी के साथ होता है मेरा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट. तो कहना इसे देखते ही देखते अपने 3 क्वेश्चन कंप्लीट भी हो गए एंड वी आर गोइंग स्ट्रॉन्ग. क्लियर है अब सब लोगों को एवरीबॉडी? यस और नो? चलते हैं नेक्स्ट. ओके, क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 14 एंड दिस इज मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 10, पेज 6.37. चलो अपन अपने ऑप्टिमाइज में ओपन करेंगे गाइस फटाफट से. सो मस्त मस्त सम्स होते जा रहे हैं अपने. एंड हियर इट इज. ओके, सो द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ अ कंपनी फॉर द ईयर एंडेड इज गिवन. ऑपरेटिंग लेवरेज दिया है, कंबाइंड लेवरेज दिया है. भाई ऑपरेटिंग लेवरेज है, कंबाइंड लेवरेज है, तो कहना इससे मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल लेवरेज करेंगे. सो मुझे 2.5/2 इज इक्वल टू फाइनेंशियल लेवरेज मिल जाएगा ना बच्ची? कितना मिलेगा भाई? सो 2.5 डिवाइड बाय 2 1.25. डन. नेक्स्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग
इंटरेस्ट, बहुत बढ़िया। और क्या क्या इन्फो देखते हैं, सेल्स है, डिवेंचर्स है, इक्विटी शेयर कैपिटल है एंड इनकम टैक्स रेट है। अपने को कैलकुलेट करना है पीवी रेशियो, अर्निंग पर शेयर, फिक्स्ड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। बट अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है ऑपरेटिंग लेवरेज और कंबाइंड लेवरेज। अगर अपने को कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला जरा भी ध्यान में है बेटा, तो कंबाइंड लेवरेज क्या होता है याद करो जरा। कंबाइंड लेवरेज फिलहाल अपने को काम में इधर ना आए, बट कंबाइंड लेवरेज होता क्या है वो तो अपने को पता ही है। इट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन अर्निंग बिफोर टैक्स। अच्छा, और क्या क्या इंफॉर्मेशन है देखो, सेल्स का इंफॉर्मेशन है एंड ठीक है। फाइनेंशियल लेवरेज है, फिक्स्ड कॉस्ट अपने पास है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, सो वी कैन यूज दैट ऑल्सो। ऑपरेटिंग लेवरेज है भाई मेरे पास सर, सबसे इंपॉर्टेंट। ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू व्हाट सर, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, बराबर है? यस सर। अब एक छोटा सा यहां पे ट्विस्ट है, पूछो क्या सर, कैन आई राइट ईबीआईटी एज, देखो फॉर्मूला के ऊपर पकड़ होना कितना जरूरी है वो आपको ये सम से पता चलेगा। ईबीआईटी को मैं लिखूंगा कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। ऑपरेटिंग लेवरेज मेरे पास है एंड दैट इज 2। फाइनली 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 मेरे को मिल जाएगा 2 इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में दिया है 3.4 लैक्स। अगर कोई भी इक्वेशन में खाली एक चीज मिसिंग है, देन वो तो अपना बैलेंसिंग फिगर की तरह अपन लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इट विल बिकम दिस 2c माइनस 6.8 इज इक्वल टू सी, इधर जाएगा तो हो जाएगा c इज इक्वल टू 6.8। इस c को मैं इधर डाल दूंगा, मेरा कंबाइंड एवरेज है 2.5, मुझे मिल जाएगा ईबीटी, बोलो कितना, सो 6.8 डिवाइड बाय 2.5, ईबीटी मिल जाएगा मेरे को 2.72। यार अभी तो सब चीज ही मैं तो बोलता हूँ कैलकुलेट हो जाएगी अपनी आराम से यार, है ना। देखो तो अपना कंट्रीब्यूशन आ गया है 6.8, कंबाइंड लेवरेज है मेरा 2.5, सो वो उसको भी मैं यूज कर सकता हूं अच्छे से। अर्निंग बिफोर टैक्स भी मेरे को ऐसे ही आराम से मिल जाएगा। बस चलो, मैं मेरे को लग रहा है थोड़ा अपन घिचपिच हो गया, इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। एक सेकेंड। सबसे पहली चीज जो अपने को यहाँ पे मिली है वो है मेरा कंट्रीब्यूशन, कितना 6.8। तो मैं इधर और एक पेज ऐड कर देता हूं और उधर डाल देता हूं भाई, कंट्रीब्यूशन मेरे को मिल गया है 6.8 लाख माइनस फिक्स्ड कॉस्ट मेरे पास है ही 3.4 लाख मेरे को दिया हुआ है फिक्स्ड कॉस्ट। सो इधर मैं लिख देता हूं 3.4 लाख। कैन आई से अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मिल जाएगा यार, कितना, 3.4 लाख। अच्छा, और क्या इंफॉर्मेशन है देखो जरा। अच्छा, क्वेश्चन में वो लोगों ने अपने को डिबेंचर दे दिया है, बहुत बैठा बैठा डिबेंचर का वैल्यू दे दिया है 30.25 एंड उसका 8% इंटरेस्ट आ जाएगा मेरा। अरे वाह वाह वाह। सो इधर लेस इंटरेस्ट कितना, 30.25 इंटू 8%। सो 30.25 इंटू 8% कितना आता है सर, 2.42 लैक्स। तो कहना इससे मेरे को अर्निंग बिफोर टैक्स मिल जाएगा ना यार, एज सच, है ना। तो देखो कितना आ जाता है भाई, 3,40,000 माइनस 2,42,000 and this is 98,000। ओके, टैक्स कितना है देखो जरा, टैक्स रेट इज 30%, सो टैक्स एट द रेट 30%, सो ये आ जाता है 68,600। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स देखो कितना है, 34 लैक्स का टोटल कैपिटल है, डिवाइड बाय 10, सो इधर आ जाता है 3.4 लैक्स, राइट। तो 3,40,000, तो 68,600 डिवाइड बाय 3,40,000, मेरे को मिल जाएगा यहाँ पे अर्निंग पर शेयर 0.202 ये। सो अब अपने मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आंसर हो चुके हैं यहाँ पे।
देखो क्या क्या पूछा है उसने। फाइनेंशियल एवरेज, वो तो फर्स्ट ही पार्ट में अपन लोग ने कैलकुलेट कर लिया था 1.25। अर्निंग पर शेयर आ गया है। पीवी रेशियो, पीवी रेशियो क्या होता है बेटा? पीवी रेशियो होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। कंट्रीब्यूशन है 6,80,000। क्वेश्चन में ही सेल्स वो लोग ने दे दिया यार, कितने अच्छे बच्चे लोग हैं। एंड दैट इज 50 lakhs। सो ये आ गया मेरा 50 lakhs। सो 6,80,000 डिवाइड बाय 50 lakhs एंड इट इज 13.6% का पीवी रेशियो। If the company belongs to an industry whose assets turnover ratio is 1.5, does it have a high asset turnover? So asset turnover का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ है। asset turnover का मतलब होता है, देखो टर्नओवर वर्ड दिखा तो सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। तो मेरे पास यहाँ पे इंडस्ट्री का एसेट टर्नओवर रेशियो 1.5 है। मेरा कितना है तो मैं देखता हूं, मेरा है 50 लाख डिवाइड बाय, सर टोटल एसेट तो दिया ही नहीं है। दिया है। ध्यान रखो यहाँ पे, अगर आप लोग क्वेश्चन को बराबर से ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा क्या? आपको दिखेगा डिबेंचर्स एंड आपको दिखेगा इक्विटी शेयर कैपिटल। एक जगह जब जमा हो दोनों, इन दोनों का ज्वाइन कर दोगे तो मिल जाएगा टोटल लायबिलिटी। समझे तुम लोग? ये मेरा टोटल लायबिलिटी क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर विच इज नथिंग बट 30.25 प्लस 34, तो ये हो जाता है 64.24। कैसे? टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट। ये टोटल एसेट है, तो 50 डिवाइड बाय 64.25 आ जाता है 50 डिवाइड बाय 64.25 आ जाता है 0.78 एल। तो 0.78 का एसेट टर्नओवर रेशियो है अपना। इंडस्ट्री का 1.5 है। आर एसेट टर्नओवर रेशियो इज लो। एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स, लास्ट क्वेश्चन, द अर्निंग बिफोर टैक्स ऑफ द कंपनी विल बी इक्वल टू 0। सो देखो अपने को अर्निंग बिफोर टैक्स अगर 0 चाहिए बेसिकली, ठीक है, सो अपना ये फॉर्मेट देखो, EBIT लेस इंटरेस्ट, अरे ऊपर का कौन देखेगा भाई, दोनों देखते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू EBIT लेस इंटरेस्ट, EBT लेस टैक्स, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। अब वो अपने को क्या बोल रहा है कि सर कैसे भी करके अपने को लाना है अर्निंग बिफोर टैक्स शुड बी इक्वल टू 0। सो अगर अर्निंग बिफोर टैक्स 0 लाना है तो देखो कितना अपने को ऊपर जाना पड़ेगा, सेल्स कितना लाना पड़ेगा, ऐसा पूछ रहा है ना वो, एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स। सो ये रहा, देखो इंटरेस्ट तो ज्यों का त्यों ही रहेगा। सो 2,42,000 इंटरेस्ट। अगर ये 0 लाना है तो एबिट 2,42,000 का होना चाहिए। अगर ये 242 लाना है तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? फिक्स्ड कॉस्ट भी 3,40,000 है, ये तो एज इट इज रहेगा। मतलब अगर मेरे को अगर मेरे को कंट्रीब्यूशन 3,40,000 प्लस 242 5,82,000 का कंट्रीब्यूशन मिला, तो 582 में से 3,40,000 फिक्स कॉस्ट में चले जाएगा, बचेगा EBIT ऑफ 242, इंटरेस्ट में 242 चले जाएगा, बचेगा EBT ऑफ 0। उसके लिए सेल्स कितना लाना पड़ेगा? तो पीवी रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में, आई मीन हम लोग ने कैलकुलेट किया है मेहनत करके, एंड दैट इज 13.6%। सो आई विल से दैट 0.136 is equal to contribution upon sales। contribution 5,82,000 upon sales, नहीं पता बैलेंसिंग फिगर, ये इधर एंड देयरफॉर फाइनली सेल्स मेरे को मिल जाएगा, एंड सेल्स विल बी इक्वल टू 5,82,000 डिवाइड बाय 13.6%। आंसर इज 42,79,412। 42,79,412। 42,79,412। इसी के साथ होता है कंप्लीट अपने सारे के सारे मॉड्यूल के क्वेश्चंस डन एंड डस्टेड। तो काइंड ऑफ अच्छा खासा वैरायटी अपन लोग ने इधर कवर कर लिया यार।
है कि नहीं? वेरी गुड वेरी गुड, कीप इट अप कीप इट अप। चल कुछ क्वेश्चंस जो यूनिक है वो पास्ट पेपर से मैंने आप लोगों के लिए उठाया, आरटीपी से उठाया, चलो वो भी देख लेते हैं। A firm has a leverage of 75 lakh, sorry, sales of 75 lakh, variable cost of 42 lakh and fixed cost of 6 lakh. It also has a debt of 45 lakh at 9% and equity of 55 lakh. Does it have a favorable financial leverage? A. ROI is less than interest on loan funds. It has no financial leverage, favorable financial leverage. ROI is equal to interest on loan funds. It is favorable. ROI is greater than interest on loan funds and hence it has favorable financial leverage. ROI is greater than interest on loan funds and hence it has unfavorable financial leverage. फटाफट फाइनेंशियल लेवरेज और ROI कैलकुलेट कर लेते हैं ना, 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। चलो आओ यार, शुभ काम में देरी किस बात की। सो देखो, मेरे को सबसे पहले फाइंड आउट करना है फाइनेंशियल लेवरेज। बेटा फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या है? बहुत इंटरेस्ट, बहुत अच्छा। फाइनेंशियल लेवरेज मतलब इंटरेस्ट की वजह से, तो इंटरेस्ट बीच में, तो इंटरेस्ट ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। अच्छा, क्वेश्चन में देखो जरा क्या क्या दिया है। क्वेश्चन में वो लोग ने दे दिया है मेरे को सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट, तो मिल जाएगा ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट, मिल जाएगा ईबीटी। अच्छा देखो जरा, सेल्स कितना है? 75, वेरिएबल कॉस्ट 42, सो 75 एंड 42, 75 माइनस 42, तो ये आ जाएगा आपका 33 लाख। इसमें से अपन माइनस कर देंगे 6 लाख, तो मेरा आ जाएगा 27 लाख। अब मेरे को इंटरेस्ट माइनस करना है, डेट है 45 लाख का है, 9% का इंटरेस्ट है भाई, तो 45 लाख इंटू 9%, 4,05,000 माइनस 27 लाख एंड आ जाएगा अपना 22,95,000, 22,95,000। चलो क्लियर एवरीबॉडी? सो अब काफी इजी हो गया अपने लिए लाइफ। देखो फाइनेंशियल लेवरेज मेरा क्या आ जाएगा? 27 डिवाइड बाय 22.95, सो 27 डिवाइड बाय 22.95 1.17 है। चलो तो ये मेरा एक फाइनेंशियल लेवरेज आ गया 1.17। अब देखते हैं अपन लोग क्या, अब अपन लोग देखते हैं रिटर्न ऑन, क्या बोला है उसने? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करोगे? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 27 लाख दिया है। देखो इसके पहले इसीलिए मैंने ना रेशियोज का चैप्टर तुम लोगों को करवा दिया है ताकि तुम लोगों का ग्रिप आ जाए फॉर्मूलाज के ऊपर। चाहिए तो वापस से वो देख लो, समझ जाएगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे किया। भाई इन्वेस्टमेंट जो कर रहा है उसके ऊपर कितना रिटर्न, तो इन्वेस्ट 27 लाख, तो इन्वेस्टमेंट कितना किया? कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? इट इज 45 लाख प्लस 55 लाख and that is 1 crore. 45 plus 55 and that is 1 crore and इधर आ जाता है 27%, so ROI is 27% and मेरा इंटरेस्ट देखो कितना है? इंटरेस्ट है खाली 9% का, so ROI greater than interest of 9%, positive leverage, financial leverage. ROI is greater than interest on loan funds, hence it has favorable financial leverage. Favorable financial leverage is the correct word. Done. Done. फिर बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो आ जाओ, ये है MTP Gen 25 सीरीज 2 का क्वेश्चन नंबर 1C। तो देखो कुछ भी अलग ऐसा दिखा तो अपने को वो साथ में करवा रहा हूं मैं तुम लोगों को। चलो आ जाओ, अब देखो इधर सेल्स दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, कंट्रीब्यूशन दिया है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया है, ईबीआईटी दिया है, इंटरेस्ट दिया है, वाह वाह, ईबीटी दिया है। कैलकुलेट बाय व्हाट परसेंटेज will EBT increase if sales increases by 6%? अच्छा, बहुत तेज हो रहे हो। मतलब वो पूछ रहा है क्या परसेंटेज से ईबीटी इंक्रीज होगा इफ सेल्स इंक्रीजेस बाय 6%। सो सबसे पहले तो ये कौन से चीज का रिलेटेड फॉर्मूला है वो अपने को बताना है। तो देखो अगर आप लोगों को याद हो तो ऑपरेटिंग लेवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज अपने को क्या बोलता है? चेंज इन परसेंटेज चेंज इन, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज बोलता है परसेंटेज चेंज इन एबिट अपॉन परसेंटेज चेंज
इन सेल्स बराबर है डन। अच्छा यहां पे देखो कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है मेरे को एंड ईबीआईटी दिया हुआ है, तो मैं ऑपरेटिंग लेवरेज फाइंड कर सकता हूं भाई। कंट्रीब्यूशन कितना है सर 1.4 लाख, ईबीआईटी कितना है सर 0.4, सो मेरे को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल जाएगा कितना 1.4 डिवाइड बाय 0.4। जब तो कैन आई से इधर मेरे को इधर ऑपरेटिंग लेवरेज मिल गया 3.5 यार एज सच। ऐसे ही मैं फाइनेंशियल लेवरेज भी तो कैलकुलेट कर सकता हूं। हाँ सर क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो चलो ना करते हैं ना। ईबीआईटी अपॉन ईबीटी बराबर सो 40,000 डिवाइड बाय 35,000 तो कितना आता है, इट इज 1.14। एंड देन लास्ट कंबाइंड लेवरेज, combined leverage is 1.4 divided by 0.35, 1.4 divided by 0.35 and it is 4। so अब ये मेरे पास तीन चीजें आ गई है। अब क्वेश्चन जो बोल रहा है उस हिसाब से फाइनल सॉल्यूशन लाते जाएंगे। देखो एक 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 पहला ये तो एकदम इजी है। कैलकुलेट व्हाट परसेंटेज ऑफ ईबीआईटी विल इंक्रीज इफ 10% increase in sales। so 10% increase in sales, DOL is 3.5, so 10 into 3.5 कितना हो जाएगा 35%। so इसका आंसर आता है 35%। चलो फिर EBT और कौन सा है देखो जरा, what percentage EBT will increase if EBIT increases by 6%। ये देखो इधर एक सेकेंड, तो देखो अब अपने को इधर कनेक्शन देखना है। किसका कनेक्शन देखो, ईबीटी और ईबीआईटी का कनेक्शन क्या है, फाइनेंशियल लेवरेज है गाइस। सो फाइनेंशियल लेवरेज तो हम लोग ने ऑलरेडी निकाला है 1.14। तो बोला एट व्हाट परसेंटेज ईबीटी विल इंक्रीज इफ ईबीआईटी इंक्रीजेस बाय 6%। सो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन सॉरी ईबीटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। तो ईबीटी ईबीआईटी में कितना चेंज हो रहा है 6%, तो 6 इंटू 1.14 ये आ जाता है 6.84। तो 6.84 से चेंज होगा। एंड यहाँ पे काइंड ऑफ अपन लोग कंबाइंड लेवरेज को यूज कर सकते हैं। कंबाइंड लेवरेज है 4, सो एट व्हाट परसेंटेज विल ईबीटी इंक्रीज इफ सेल्स इंक्रीजेस बाय 6%। तो परसेंटेज चेंज इन ईबीटी अपन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, तो ये 6 इंटू 4 मेरा आंसर आ जाएगा 24। तो सिर्फ फॉर्मूलाज को यूज करना है एंड अपना आंसर आ गया। यस एंड टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, जीआरटीवी जैन 25 का क्वेश्चन है। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट बनाना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस वाला पॉइंट है। चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन में देखो वेरिएबल कॉस्ट दे दिया है, फिक्स्ड कॉस्ट दे दिया है, तो फटाफट इसको देखो जब आप प्लॉट करते जाओगे ना तो आप लोगों का आंसर एकदम फटाफट आते जाएगा। और दिखाना है आपको, देखो मैं दिखाता हूँ आपको है ना, डोंट वरी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सो वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है, सुनो ना, वेरिएबल कॉस्ट है तो कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट है तो ईबीआईटी। ओके 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 राइट ओके। अब देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। यस तो वेरिएबल कॉस्ट दिया है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया है, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी दिया है। वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, इंटरेस्ट सब ऑल्टरनेटिवली दिया है। ओके 72 35 12, so 72,000 35,000 12,000, इसमें से एक भी चीज मिल गई ना समझ लो धड़ाधड़ सब आंसर आते जाएगा। देखो क्या दिया है, हा फाइनेंशियल लेवरेज दिया और इंटरेस्ट दिया है। अरे यही तो चाहिए। सो फाइनेंशियल लेवरेज इज इक्वल टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन अर्निंग बिफोर टैक्स। फाइनेंशियल लेवरेज क्या है 4, तो मैं बोलूंगा 4 इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ईबीआईटी क्या है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है 12,000, बस इसको सॉल्व करो। तो 4 इंटू 12 48,000 इज इक्वल टू
3 EBIT, तो EBIT हो जाता है, EBIT इज इक्वल टू 16,000। तो ये हो गया 16,000, EBT आ जाता है 4,000, हो गया 16,000 प्लस 35,000 हो जाता है 51,000, 51,000 प्लस 71,000 से मुझे सेल्स मिल जाएगा। और बोलो, मेरे पास सारी चीजें अब धड़ाधड़ आ गई है। सो 51,000 प्लस 72,000, 1,23,000। सो 1,23,000 आ गया। बस आई थिंक अब मेजरली ये सब में जो भी था इनकम स्टेटमेंट बन गया है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अब अपन इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। इट इज बेसिकली व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मैं बोलू कैसे करूंगा, मैं 1/DOL से करूंगा। जाओ, सो देखो ऑपरेटिंग लेवरेज क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT है ना बेटा, है ना। तो कंट्रीब्यूशन है 51,000, EBIT है 16,000। तो देखो कितना आता है, 51,000 डिवाइड बाय 16,000, ये आता है 3.1875। इसको इनवर्स कर दूंगा तो 0.313 मेरा आंसर आ जाएगा। सो ऐसे भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ये इसको अमाउंट में कैलकुलेट करना है, वी कैन डू इट, यस डेफिनेटली वी कैन डू इट। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 1 हाँ DOL, तो वो हो जाएगा 1.3.1875 इज इक्वल टू 0.3137। बस अब इसमें फॉर्मूला लगाना है अपने को बेटा। इसमें फॉर्मूला लगाना है, इसमें वो भी जरूरत नहीं है। 0.3137 इज 31.37%। उन्होंने तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा है, मैंने कैलकुलेट कर दिया। अच्छा, परसेंटेज चेंज इन EPS इफ परसेंटेज चेंज इन सेल्स इज 25%। अरे कंबाइंड लेवरेज से आ जाएगा ना ये तो। मेरे को एक बात बताओ, कंबाइंड लेवरेज क्या है? सर कंबाइंड लेवरेज तो बहुत सिंपल है, क्या बताओ ना सर। सेल्स अपॉन EPS, बोलो कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT, कंबाइंड लेवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। कभी ऐसा दिमाग से निकल गया तो ध्यान रखने का, ऑपरेटिंग लेवरेज बीच में फिक्स्ड कॉस्ट EBIT अपॉन कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, वो EBIT अपॉन EBT, कट कट कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। कंट्रीब्यूशन है अपने पास, यस। EBT है अपने पास, यस। तो 51,000 अपॉन 40,000 ना, 4,000। So 51,000 divided by 4,000, it is 12.75। बस, तो अभी अगर आपका 25% से चेंज हुआ है सेल्स, सो आपका 20 × 25 करेंगे, सो 318.75% से EPS चेंज होगा। क्यों? क्योंकि परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स इज इक्वल टू कंबाइंड लेवरेज। कंबाइंड लेवरेज है मेरे पास, सेल्स है, मल्टीप्लाई करूंगा दोनों को, तो मुझे परसेंटेज चेंज इन EPS आ जाएगा। एंड इसी के साथ होता है मेरा ये आज का सेशन ऑन लेवरेज कंप्लीट। कैसा लगा जरूर बताइएगा, स्पेशली ये आप लोगों के लिए जो मेहनत करके नोट्स बनाए हैं, एक एक फॉर्मूला इंक्लूड कर लिया है, एक एक सम तो हो सकता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 7-8 तो सम सॉल्व कर लिया अपन लोग ने, मॉड्यूल के सम, RTP MTP पास्ट पेपर जो मेरे को लगा इंपॉर्टेंट सब करवा दिया है। एग्जाम के पहले बस इसको प्रॉपरली 3-4 बार देखे जाना, काम हो जाएगा। मिलते हैं अगले सेशन में विद मोर सम्स, मोर कॉन्सेप्ट्स, मोर रिविजन्स। कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस, जब भी ये आपका अटेम्प्ट आता है। ओके पब्लिक, टाइम फॉर मी टू से हasta la vista। अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, एंड एनीथिंग एल्स दैट यू वांट फ्रॉम मी, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ यू। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, टेक केयर।